हेलो एवरीवन, वेलकम टू घर से यूपीएससी। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेरी जो जर्नी रही है, राइट। जो 2022 में मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था और मैंने अपने 2023 में मैंने अपना सेकंड अटेम्प्ट दिया था, राइट। तो मेरे जो फर्स्ट जो मैंने अटेम्प्ट दिया था 2022 में, उसमें मेरे मार्क्स आए थे 86 मार्क्स आए थे। और 2023 के जो मेरे मार्क्स आए हैं जीएस में, वो 108 मार्क्स आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो इंक्रीज़ हुआ है, लाइक 22 मार्क्स का मैंने इंक्रीज़ किया है 1 ईयर की प्रिपरेशन में। 1 ईयर की भी तो नहीं बोलूँगा, लास्ट के 3 मंथ ही होते हैं जो प्रीलिम्स के पहले जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन होती है, राइट। तो उन 3 महीने पे मैंने ऐसा क्या ध्यान दिया, 2022 में मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी, मिस्टेक्स की थी, जो मैंने 2023 में इम्प्रूव की हैं, राइट। और बहुत से लोगों का कहना था कि 2023 का जो जीएस का प्रीलिम्स का पेपर आया था वो काफ़ी टफ आया था, 2022 का आसान था। देखो, अगर आसान वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट। जितना टफ 22 का था उतना टफ 23 का भी था, क्योंकि पेपर जो बनता है वो सेम पैटर्न पे ही बनता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग होता है। बस आपकी जो अंदर की जो आपकी स्किल्स होती हैं, जो आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट होती है, जो आपकी मिस्टेक्स पे आप काम करते हो ना, उससे ही आपके मार्क्स इंप्रूव हो गए। तो ये 86 से ये जो पूरे 22 मार्क्स की जर्नी रही है ना इंक्रीज़ करने की, वो मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली वो मैंने कैसे की थी, क्या क्या मिस्टेक्स थी, ठीक है। ये देखो, ये मेरी मार्कशीट है 2022 की, जिसमें 86.20 मार्क्स आए थे मेरे। और ये 2023 की मेरी मार्कशीट है, राइट। इसमें 108 मार्क्स वो इसमें आए हुए हैं, राइट, जीएस के पेपर में। तो ये दोनों इंक्रीज़ हुआ था, लाइक। तो अप्रॉक्सीमेटली देखोगे तो 22.22 मार्क्स तो एक रिदम बन गई। तो इतने मार्क्स मेरे इंक्रीज़ हुए थे, राइट। तो इसको ये कैसे इंक्रीज़ हुए थे और कैसे इंक्रीज़ करना है, लोगों को, बहुत से लोगों को होता है कट ऑफ भी क्लियर नहीं होती है, राइट। मेरी जो कट ऑफ थी, लाइक 2022 में मैं बताऊँ तो 87 कट ऑफ गई थी आई थिंक। तो 0.8 मार्क्स से मेरा रिसीव रह गया था, राइट। और इसमें भी पता है, जब मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था, मैंने कोचिंग वगैरह नहीं की, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट से। मैंने जो पढ़ा है सेल्फ स्टडी की है, खुद से पढ़ा है। इसीलिए मैंने चैनल का नाम भी घर से यूपीएससी रखा है, कि ताकि जो लोग घर से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी मैं हेल्प कर सकूं। और जिन लोगों को मुझे लगता है कि जो जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की है, कि स्टार्टिंग में खुद से जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, कोई सपोर्ट नहीं था, राइट, कुछ पता नहीं था, फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। मेरा बैकग्राउंड भी कॉमर्स रहा है, राइट। तो ऐसा कुछ आर्ट्स का मुझे पता नहीं था कभी, ये नाम मैंने कभी उससे था। तो वो सारी चीज़ें मैं चाहता था कि लोगों को भी बता सकूँ, ताकि उन लोगों को प्रॉब्लम ना हो 0 to 1 आने में, राइट। तो इसीलिए मोस्टली मैंने ये चैनल भी चालू किया था। तो आज भी उसी को लेकर के डिस्कशन करेंगे कि जो जर्नी रही है, राइट, 22 मार्क्स की, उसमें क्या क्या चीज़ें मैंने इम्प्रूव की हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आ जाता है, राइट, देखो, बेसिक बुक्स देखो हमेशा से सेम रही हैं, जो लोग पढ़ते हो आप, राइट। एनसीईआरटी यार देखो, हर एक सब्जेक्ट की मेन बुक होती है, उसी को आप पढ़ो। उसके अलावा ये सोचो कि इस बार एनसीईआरटी पढ़ा, कुछ नहीं आया, अगले साल कुछ नहीं आया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एनसीईआरटी से हर साल क्वेश्चंस आते हैं। इस बार भी एनसीईआरटी से मैं बोलूँ तो जैसे एंशिएंट पढ़ोगे आप, तो एंशिएंट से धन्य कोटका वाला जो आया हुआ था, वो वर्ड सीधे सीधे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लोग कह रहे कहाँ है, नहीं है। आप संथावना वाला जो डायनेस्टी वाला पीरियड पढ़ो, उसमें सामने सामने दिया हुआ है, नागार्जुना कोंडा, अमरावती, धन्य कोटका आर द इम्पॉर्टेंट बुद्धिज्म सेंटर ड्यूरिंग द सतावना डायनेस्टी, ठीक है। वो सारी चीज़ें हो गया। 2022 में सोहागुरा वाला क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आईवीसी साइट। सोहागुरा क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है। उपासका का एक क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू में, आप देखोगे तो उपासका वो भी दिया, परममितास वो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, राइट। उसके बाद अकबर के टाइम पे सूबा परगना सरकार वाला जो क्वेश्चन आया हुआ था वो दिया हुआ है। उसके बाद एक और था, ये अग्रहारा क्वेश्चन था ना, अग्रहारा, तनयूर, ये वाला टर्म्स जो हैं, इनके भी क्वेश्चन आए हुए हैं। पोर्ट सिटीज़ का जो क्वेश्चन आया हुआ है कि पोर्ट सिटीज़ इन सब में से कौन कौन सी थी, ताम्रलिप्ति, घंटसला, ये जो प्रीवियस ईयर के हैं सारे, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो एनसीईआरटी अगर आप देखो हिस्ट्री के लिए, तो एनसीईआरटी आपकी सफिशिएंट होती है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो आप, क्योंकि वर्ड क्या होता है ना, कभी कभी हम पढ़ लेते हैं, फिर मेरे दिमाग में नहीं रहते। तो सिंपल सी चीज़ है, उस सारे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हों, राइट, उसको अंडरलाइन कर लो। मैंने यही किया था कि जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको अच्छे से पढ़ा था, मैंने गूगल करके पढ़ा था हर एक वर्ड्स को, जितनी भी चीज़ें, ऐसे अगर कोई वर्ड दिया हुआ उसके बारे में कहीं हेडलाइन है। और यूपीएससी ने अब जैसे मोस्टली ऐसे भी करना चालू कर दिया कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देने लगी है, कि फॉर एग्जांपल जैसे ये एक क्वेश्चन आया हुआ था ना, इरीगेटेड डैम वाला, कि कौन से विजयनगर के रूलर ने इरीगेशन को के लिए डैम बनाया था। तो इस पर हम उतना ध्यान नहीं देते। तो देवराया फर्स्ट, ये क्वेश्चन सीधे सीधे ये एनसीईआरटी में दिया हुआ। अगर आप विजयनगर पढ़ोगे एनसीईआरटी से, राइट, ओल्ड एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े हो तो उसमें सीधे सीधे ये देवराया फर्स्ट का दिया हुआ है कि ये देवराया फर्स्ट ने इरीगेशन चैनल्स बनाए हुए थे
तो ये सारे क्वेश्चन से आपको वहाँ मिल जाएंगे एनसीईआरटी में। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो पेपर बनता है वो एनसीईआरटी से बनता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि पेपर एनसीईआरटी से बनता है। बस मेन चीज़ ये है कि कुछ कुछ अगर मान लो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 2-3 क्वेश्चन तो आपको एनसीईआरटी के निकल जाएंगे। और एक बुक से अगर आपके 2-3 क्वेश्चन सीधे सीधे निकल जा रहे हैं तो उसका फिर क्या बेनिफिट ही है ना आपके लिए, इतनी सारी बुक्स पढ़ने से अच्छा है। तो बेसिक बुक्स में यार देखो एनसीईआरटी ही है सबसे पहले तो हर एक सब्जेक्ट की। अब वो चाहे एंशियंट हो गया, मेडिवल हो गया, या फिर मॉडर्न के लिए तो आप स्पेक्ट्रम ही चूज़ कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगी। ठीक है, ये 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद पॉलिटी के लिए देखो एक ही बुक होती है, लक्ष्मीकांत, सारे पढ़ते हैं, मैंने भी वही पढ़ी थी और उसी को मैंने बस रिवाइज़ किया था। और लक्ष्मीकांत से भी वही है कि आपका बेसिक चीज़ है, अगर आपको पता लगे नहीं कि क्या चीज़ कैसे होती है तो बस उसी चीज़ के बेसिस पे पूरा क्वेश्चन आता है। ऐसे आप कोई फैक्चुअल यूपीएससी पूछती भी नहीं। यूपीएससी के मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं ना वो लॉजिक बेस्ड होते हैं कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड्स कितना एग्जाम के हॉल में ना, उसको चेक करने के लिए। क्योंकि आप देखोगे ना तो पहले जो क्वेश्चन आते थे ना कि एकदम डेटा फेक्ट, या फिर जैसे स्टेट पीसीएस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे कोई चीज़ रटने वाली होती है कि आपसे कोई चीज़ आपने रट के आप गए हो पूरा और वहाँ पे वो एग्जैक्ट वर्ड मिला और उसको आपने डाल दिया, तो वो चीज़ यूपीएससी में नहीं होती। यूपीएससी में आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है आंसर निकालने के लिए, राइट। तो ये चीज़ अब अगर आप सोचो कि आप कोई एक बुक हो जो आप पूरी रट लो फिर वहाँ से आपके आंसर्स मिल जाए डायरेक्ट, तो ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र कौन सी बुक में दिया हुआ, किसी बुक में नहीं दिया। अर्थशास्त्र की 11 बुक है, कौन जाएगा पढ़ने, कहाँ से आएगा। फिर अब जैसे क्वेश्चन आए हुए थे 2022 का आया हुआ था, इस बार सीडीएस के पेपर में भी आया हुआ है, अभी कुछ दिन पहले 24 का जो पेपर है उसमें भी अर्थशास्त्र के बारे में पूछा गया। तो अर्थशास्त्र को इतनी मोटी बुक नहीं पढ़ सकता, वहाँ पे फिर आपको लॉजिक के हिसाब से निकालना पड़ेगा कि लॉजिकली इसका आंसर क्या हो सकता है, उसके बेसिस पे आंसर निकलेगा, नहीं तो इतनी कौन जाएगा पढ़ने, राइट। तो वो सारी चीज़ें हो गई। जैनिज़्म बुद्धिज़्म, जैसे जैनिज़्म बुद्धिज़्म का हर साल एक क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, राइट, अल्टरनेटिवली। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनकी जो लिटरेचर है उनको पढ़ लो, इनके जो मॉन्क्स रहे हैं, जो मोनेस्ट्री रही हैं, राइट, उनको आप पढ़ लो। जैसे एक तवांग मोनेस्ट्री है, राइट, अरुणाचल की, उससे क्वेश्चन आ चुका है, कितनी बार आ चुका है। स्पीति वैली की जो मोनेस्ट्री है उससे क्वेश्चन आ चुका है। तो इनकी जो मोनेस्ट्रीज हैं, इनके जो लिटरेचर हैं सारे, उनको पढ़ लो। इनके जो सेक्ट हैं उनके बारे में, सेक्ट का जो उसके बाद सब सेक्ट्स हैं उनके बारे में भी पढ़ो कि कौन कौन से हो सकते हैं, राइट। जैसे अब महायान है, महायान के नीचे भी 3-4 क्लासिफिकेशन है, उनके बारे में पढ़ो। महायान किससे निकला है, राइट, महासंघिका, उसके बारे में पढ़ो। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक डिटेल स्टडी होनी चाहिए आपके पास, तभी आप उसका आंसर डिड्यूस कर पाओगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी ये कर लो। लक्ष्मीकांत मैंने पॉलिटी के लिए बता दी जो मैंने पढ़ी थी, आपके लिए डिफर कर सकती है। इन्वायरमेंट के लिए तो एक बेसिक है, कहीं से भी आपका जब बस एक बेसिक्स कवर हो जाए ना। इन्वायरमेंट के कोई मोस्टली क्वेश्चंस जो आते हैं ना वो ऐसे होते हैं कि आपने पढ़े नहीं होंगे। जो कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस हो गए जैसे ट्रीज़ को लेकर के, इंडेंजर्ड स्पीसीज हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गई, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इन सब के लिए क्या करो, मैक्सिमम चीज़ें जो पीवाईक्यू टॉपिक्स है ना उनके लिए ही यहाँ से निकाल लो आप, ठीक है। इन्वायरमेंट हो गया। फिर इकोनॉमिक्स के लिए तो एनसीईआरटी सफिशिएंट है, जो उसकी मैक्रो है ना एनसीईआरटी, आप अगर उसको पढ़ लो आराम से, फिर अगर आपने उसको पढ़ लिया तो आपके मतलब मोस्टली चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। उसमें जो आपके फ्रेमवर्क दिए हुए हैं ना सारे, उनको आप पूरा पढ़ लो कि जो जो टॉपिक्स उनमें बोल्ड लेटर में दिए हुए हैं, जैसे कुछ ही कुछ हैं, जैसे करेंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, उसके बाद नीर रीर भी दिया हुआ था। देखो 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ था नीर और रीर को लेकर के, राइट। उसके बाद एमपीसी हो गया, आरबीआई हो गया। आरबीआई ये आरबीआई का टॉपिक तो ऐसा है कि हर साल क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आप गूगल करके पढ़ो और कहीं से नहीं, किसी कोचिंग वगैरह की साइट से मत पढ़ो। आप आरबीआई की खुद से साइट से पढ़ो। आरबीआई के अबाउट में जाओ, आरबीआई की एमपीसी की साइट है उस पर आप जाओ, तो उसमें आरबीआई का एमपीसी का फ्रेमवर्क, उसके जो बुलेटिन, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वहाँ से पढ़ोगे ना तो एक एग्जैक्ट डेटा आपको मिलेगा और खुद समझ में आएगा कि यूपीएससी क्वेश्चन कैसे फ्रेम करती है। वैसे कोई बुक नहीं उठाते हैं, वो उठाते हैं स्टैंडर्ड मटेरियल इन द सेंस कि जो खुद आरबीआई का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं ना, वहाँ से वो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। उन्होंने कहीं अगर कोई डॉक्यूमेंट पढ़ा वहाँ से निकला तो उससे क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। तो इसीलिए ऐसी चीज़ें पढ़ो जहाँ से जो एग्जामिनर पढ़ता है, तभी आपका वैसा माइंडसेट बन पाएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के लिए बेसिक अगर आप एनसीईआरटी के जो मेन टॉपिक्स हैं उनको गूगल करके अच्छे से पढ़ के जाते हो तो वहाँ से भी आपका इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा, ठीक है। और क्या बच गया, साइंस एंड टेक के लिए तो यार मतलब नॉर्मल सी चीज़ें कि देखो साइंस एंड टेक में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जिनसे उनके क्वेश्चंस आते हैं, जैसे डीएनए का कुछ हो गया लेकर के। उसके बाद जैसे अगर आप देखोगे माइक्रोकॉन्ड्रियल डिजीज़ हो गई, जो क्वेश्चन इन्होंने दिया था, और ये टॉपिक इससे रिलेटेड है। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, इसका भी क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद 3 पेरेंट बेबी, ये तीनों चीज़ें एक ही कॉन्सेप्ट से रिलेट है, लेकिन उसी का क्वेश्चन वो देते जा रहे हैं। अब जैसे सोमैटिक सेल हो गई, उसके बाद आपका टी सेल हो गए, बी सेल हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आपका IRNA हो गया,
ठीक है। उसके बाद जो सेल की 3 टाइप्स होते हैं, प्लूरीपोटेंट्स, सेमीपोटेंट, टोटीपोटेंट, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो इसके लिए तो आप मतलब कोई भी यूट्यूब पे आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने साइंस एंड टेक पढ़ा रखा है, राइट। तो साइंस एंड टेक वैसे आप पूरा एक बार कि कोई भी एक लेक्चर उठाओ, ठीक है, उसकी बस पढ़ लो, एक बेसिक आइडिया आपको लग जाए क्या क्या चीज़ें, तो उससे आपका साइंस से टेक, क्योंकि साइंस से टेक ऐसे बुक से कोई ऐसा क्वेश्चन स्पेसिफिकली नहीं आते हैं। अब जैसे जेनो ट्रांसप्लांट है, जेनो ट्रांसप्लांट भी मतलब देखोगे एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, और साइंस टेक में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। अब स्पेस टेक हो गया, स्पेस टेक से आप देखोगे तो इनके मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो मोस्टली नए ही होते हैं, जो अभी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी चल रही है, राइट। या फिर इसके लिए भी आप पीवाईक्यू उठा सकते हो, कि पीवाईक्यू में जो जो टॉपिक्स आए हैं उनको आप गूगल करके पढ़ लो, तो वहाँ से भी आपका स्पेस टेक कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही करो, मोस्टली क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक बुक्स के बारे में मैंने बता दिया। अब देखो दूसरी चीज़ थी रोल ऑफ पीवाईक्यू। लास्ट ईयर जब मैंने अपना 22 का प्रीलिम्स दिया था, तो मैंने सिर्फ जो पीवाईक्यू किए थे, आई थिंक 6 साल के मैं करके गया था, 6 ईयर के, राइट। वो भी अच्छे से नहीं हो पाए थे, ठीक है। मतलब 2017-18 से ऐसे करके मैं करके गया था, वो भी मतलब पूरी अच्छी तरीके से नहीं हो पाए थे। और लेकिन 2000 जब मैंने 23 का प्रीलिम्स दिया था, तो बेसिकली मैंने अप्रॉक्सीमेटली 15 ईयर के पीवाईक्यू करके गया था मैं, 2007 से लेके 2022 तक के पूरे। तो इससे मुझे ये फ़ायदा क्या मिला कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो पीवाईक्यू से सीधे आए थे। जैसे ओरंगुटन का एक क्वेश्चन है, ओरंगुटन डायरेक्ट पीवाईक्यू से आया हुआ था, 2007 का पीवाईक्यू था। हनी बी का क्वेश्चन पीवाईक्यू से आया हुआ था, वहाँ से डायरेक्टली हो जाता। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ऐसे देखो 36 प्लस क्वेश्चन है ना, जो 2023 के पेपर में आए थे और जो कि पीवाईक्यू से आए हुए थे। अब मतलब डायरेक्टली आप इसको सॉल्व करते हैं। अब वैसे तो आप देखोगे तो इसके मतलब मोर देन 50 प्लस क्वेश्चन हैं, राइट, जो कि पीवाईक्यू से आए हुए हैं। लेकिन अगर आप उसमें मतलब मोस्टली अगर डायरेक्टली सॉल्वेबल देखोगे ना, वो मुझे 30 से, बाकी किसी के लिए और भी हो सकता है, किसी ने और भी ज़्यादा, कोई कहेगा भाई 70 भी हो सकते हैं। तो अलग अलग है, कुछ लोग और पीछे भी गए होंगे पीवाईक्यू के, या फिर इनडायरेक्टली भी रिलेट कर देते हैं, तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 36 थे। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ पीवाईक्यू के कैसे कैसे थे, तो थोड़ा एक बेसिक आइडिया लग जाएगा पीवाईक्यू से फ़ायदा क्या क्या होता है। अब देखो जैसे ये कामजार पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट और विशाखापट्टनम पोर्ट, तो ये जो क्वेश्चन आए हुए ना, ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन को मिला के बना हुआ है। जैसे ये प्राइवेटली ओन्ड वाला पोर्ट, ये 2009 में पूछा हुआ है, ठीक है। और जैसे फर्स्ट, ये तो पहला नहीं, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी 2008 या 9 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये जो मेजर, ये जो क्वेश्चन है ना पोर्ट वाली, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पीवाईक्यू, अगर आपने पीवाईक्यू करके उसको गूगल करके उस टाइम पे नोट्स में पढ़ा होता, तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली सॉल्वेबल हो जाता। तो इसलिए ये फ़ायदा होता है पीवाईक्यू करने का। ये क्वेश्चन डेसिडियस ट्रीज का, ये यूपीएससी ने पूछा हुआ है पहले, जैक फ्रूट, महुआ, ठीक है, इन सब के बारे में पूछा हुआ है, तो ये भी पीवाईक्यू से आपका सॉल्व हो जाता। फिर देखो ये एल्मनाइट रूटेल, ये भी पीवाईक्यू हुई है, अगर आप पढ़ोगे, ये क्या नाम है, कोस्टल ट्रैक्ट में जो पूछे जाते हैं, रियल अर्थ मेटल, ये भी हो जाते हैं। फिर देखो और क्वेश्चंस, जैसे ये अमरकंटक हिल्स हो गए, बिल्ली रंगन हिल्स हो गए, शेषचलम हिल्स हो गए, ये इन्होंने पूछा। वेस्टर्न घाट्स इनका बहुत फेवरेट है, वेस्टर्न घाट्स से कभी इंडेमिक स्पीसीज पूछ ली, कभी वहाँ के रिजर्व पूछ लिए, टाइगर और रिजर्व पूछ लिया, नेशनल पार्क पूछ लिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वेस्टर्न घाट्स के रिलेटेड जितनी चीज़ें आप पढ़ के जाया करो, ठीक है। विंध्यास सह्याद्री रेंज के बारे में भी इन्होंने पहले पूछ रखा है। तो ये सारी चीज़ें देखो पीवाईक्यू अगर आपने की होती तो वहाँ से सॉल्व हो जाता। फिर देखो यूरेनियम का ये टॉपिक, ये भी पीवाईक्यू है। इसके लिए मैंने एक वीडियो खास बनाई हुई है, डिकोडिंग यूपी 2023। इसको अगर आप ये वीडियो देख लेना, इसमें मैंने पूरे सोर्सेज बताए हुए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं और किस ईयर के पीवाईक्यू से वो रिलेट करते हैं, ठीक है। वहाँ से आपको सारे मिल जाएंगे। तो ऐसे करके मैंने टोटल इस क्वेश्चन में मैंने 36 क्वेश्चन ऐसे मुझे लगे कि दो डायरेक्टली अगर आपने पीवाईक्यू, जैसे मारूसीपीएल्स, ये भी आपका क्वेश्चन पीवाईक्यू का है, 2007 या 8 का क्वेश्चन है मारूसीपीएल्स का। सीधे अगर वो क्वेश्चन आपने पढ़ा होता है, ये डायरेक्टली ही आपका वो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि मारूसीपीएल आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, ये क्वेश्चन डायरेक्टली वहाँ पे दिया हुआ था, राइट। अगर आपने ये पढ़ा होता तो वहाँ से डायरेक्टली आपके ये मारूसीपीएल्स का क्वेश्चन भी हो जाता। फिर देखो जैसे ये इन्वेजिव स्पीसीज़ का IUCN का क्वेश्चन, ये हमेशा पूछते रहते हैं। अगर आपने IUCN मतलब कितनी बार इन्होंने पूछा है कि रेड लिस्ट कौन बनाता है इन्वेजिव स्पीसीज़ की, अभी इनकी ग्रीन लिस्ट भी एक आती है, तो आई थिंक मे भी ग्रीन लिस्ट के क्वेश्चन ये पूछ नहीं रहे हैं, ग्रीन लिस्ट पूछ सकते हैं। लॉयड एंड मैकैक इनका फेवरेट टॉपिक है, कितनी बार पूछा उन्हें, सांबर डियर के बारे में पूछा, ये दोनों चीज़ें पहले पूछी हुई हैं। फिर देखो ये हनी बीज वाला क्वेश्चन, ये वैगल डांस वाला, ये आराम से ये इन्होंने पहले भी पूछा हुआ है, 2008 में आई थिंक पूछा हुआ है क्या, या 9 में, तो वहाँ से भी ये क्वेश्चन आपका हो जाता। फिर देखो नेक्स्ट टॉपिक पे, ये देखो ओरंगुटन वाला, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये डायरेक्टली 2007 में आया हुआ था। ये देखो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसमें 3 ये आपके हो जाते। फिर देखो सेंट्रल बैंक के, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स का, ये भी पीवाईक्यू है। ये देखो ये भी MPC का ही पार्ट है, स्टरलाइजेशन ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये भी RBI से क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू।
गवर्नमेंट बॉन्ड, ये कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, इनका फेवरेट टॉपिक ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, ये दोनों हमेशा ये पूछते हैं। ये एमएसपी का हर साल एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है। ये सारे टॉपिक अगर आप छोड़ के जा रहे हो ना, तो ये समझ लो कि आपकी जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है ना, वो आप अच्छी कर नहीं रहे हो, ठीक है। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन छोड़ के आए हो आप, ठीक है, खरीफ क्रॉप्स हो गया, ये सारी चीज़ें आराम से सॉल्वेबल क्वेश्चन है। ये देखो, फिर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपी का क्वेश्चन क्यों नहीं आता? हर साल आता है आईपी हो गया, आईपीओ हो गया, उसके बाद डब्ल्यूटीओ के जो एग्रीमेंट्स हैं आईपीओ को लेकर के, उसके लिए जो चीज़ें वो यूपीएससी पूछती रहती है। पेटेंट तो हमेशा है। फाइनेंस कमीशन इस बार 15 पूछा है, 14 भी इसके पहले पूछ चुके हैं, राइट। ये सारे कितने हैं, पीवाईक्यू हो गया। फिर देखो अगले क्वेश्चन, इन द इंडियन प्रिजन्स आर प्रिजन, ये प्रिजन स्टेट गवर्नमेंट का टॉपिक है, इसके बारे में प्रिजन एक्ट ये भी पूछ चुके हैं पीवाईक्यू में। फिर देखो ये फर्स्ट अमेंडमेंट का हो गया। फर्स्ट अमेंडमेंट इन्होंने पहले पूछा हुआ था, किसके प्राइम मिनिस्टरशिप में हुआ था, राइट। और फर्स्ट अमेंडमेंट के 42nd अमेंडमेंट भी पूछ चुके हैं, 44 भी पूछ चुके हैं। ये देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये तो बहुत इजी टॉपिक था यार, ये तो लक्ष्मीकांत में सीधे सीधे दिया हुआ है पूरे चैप्टर वाइज। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होता ये आपका डायरेक्ट हो जाता। फिर देखो ये क्वेश्चन आपका इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी आसान सा क्वेश्चन था। ये भी अगर ये सारे क्वेश्चन अगर आप छोड़ के जा रहे हो ना, फिर तो समझ लो आप रेस से बाहर हो। फाइनेंस बिल, मनी बिल, पीवाईक्यू, छोटे छोटे टॉपिक हैं ये देखो शेड्यूल्ड एरिया यार कितना, मतलब 5th शेड्यूल कितनी बार पूछा है इन्होंने, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल। अगर आपने ये भी छोड़ के जा रहे हो, ये क्वेश्चंस अगर आपसे नहीं हो रहे हैं, तो फिर तो यार देखो थोड़ी प्रिपरेशन में दिक्कत है आपके, मतलब थोड़ा आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये देखो क्रोनोलॉजी उनकी हर साल पूछी गई है। 2017 से 2022-23 तक में देख लोगे लगभग 3 से 4 बार वो पूछ चुके हैं। ये क्रोनोलॉजी की जो मेडिवल हिस्ट्री की ना, जो क्रोनोलॉजी है ना इंडियन किंगडम्स की, ठीक है, वो आप पूरी पढ़ के जाओ कि पहले पालाज आए, कि कौन आया, राष्ट्रकूट आए, गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, काकटिया, यादव, गढ़वाल, इन सब के बारे में आप पूरा पढ़ के जाओ। इनकी एटलीस्ट अगर कुछ नहीं पढ़ के जा रहे हो ना, तो इनका फाउंडर कौन है और इनकी क्रोनोलॉजी कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ आप पढ़ के जाना। फिर देखो अगला ये सोल्स, बुद्धिज़्म जैनिज़्म, मैंने बताया ना हर साल एक रिपीटेड टॉपिक आता है। बुद्धिज़्म जैनिज़्म हर साल आएगा। फिर ये देखो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये 1833 का एक्ट हर साल पूछते हैं, ठीक है। और ये देखो जननी सुरक्षा योजना, ये भी 2011 का पीवाईक्यू है। फिर अनीमिया मुक्त भारत, ये 2012 में दिया था आई थिंक, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, उसके अंडर में ये क्वेश्चन आया था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ ही दिखाए हैं। तो ये सारे पीवाईक्यूज अगर आपने किए होते तो 36 क्वेश्चन तो आपके सीधे सीधे ऐसे ही आप कर लेते ना। तो 36 मतलब 72 मार्क्स पर अगर आप सिर्फ पीवाईक्यू करके जा रहे हो ना, तो यहाँ से आप स्कोर कर लोगे, ठीक है। जो पीवाईक्यू और बेसिक बुक्स आपने कवर की हैं, तो यहाँ से ही आपके लगभग 72 मार्क्स हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पीवाईक्यू का रोल, जो मैंने आपको बताया है कि पीवाईक्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता लग गया पीवाईक्यू का। अब पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे करना है, ठीक है। तो उसके लिए देखो मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है सब्जेक्ट वाइज को लेकर के, जिसमें इकोनॉमिक्स का मैंने बताया कि इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यू को कैसे एनालिसिस करना है, और साइंस एंड टेक के बारे में मैंने बताया साइंस एंड टेक के पीवाईक्यू का कैसे एनालिसिस होगा। मैंने पूरे सब्जेक्ट वाइज दिखा भी रखा है कौन कौन से क्वेश्चन आए, रिपीट हुए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सारी एक एक्सेल शीट बना करके मैंने वीडियो में अपलोड की हुई है, ठीक है। और सेम पैटर्न पे मैंने हिस्ट्री का भी किया है, पॉलिटी भी किया है, और इकोनॉमिक्स भी किया है, ठीक है, और इन्वायरमेंट भी किया है। तो सारे 6 सब्जेक्ट के मैंने ये आपको ऐसे, और ज्योग्राफी भी है, हाँ ज्योग्राफी के भी मैंने बनाए। तो ऐसे पता है आपकी ये सारे सब्जेक्ट के मैंने ऐसे पीवाईक्यू की वीडियोस बना रखी, उसकी प्लेलिस्ट भी है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे मिल जाएगी। तो वहाँ से आप एक बार ये चेक कर लेना कि जो पीवाईक्यूज़ है ना, उनमें कौन कौन से टॉपिक्स रिपीटेड है। वहाँ पे आपको एक PDF पूरी मिल जाएगी एक्सेल शीट में, उसमें सारी चीज़ें सामने दिख जाएंगी। तो उससे क्या होगा कि आपको ये हेल्प हो जाएगी कि अगर आप वहाँ से जो टॉपिक्स हैं ना, जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं, उनको आप इजीली पढ़ लोगे, ठीक है। अगर आप उसको इजीली पढ़ना चालू कर दोगे तो एक बार लगभग आपके ये 36 क्वेश्चन जो रिपीटेड है वो तो सिक्योर हो जाएंगे, ठीक। अब अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। लॉजिक ट्रिक्स एंड एलिमिनेशन। देखो लॉजिक ट्रिक्स एंड एलिमिनेशन का रूल यार देखो बहुत बाद में, अगर आप ये सोचोगे ना कि सिर्फ लॉजिक ट्रिक्स एंड एलिमिनेशन पे क्या नाम है मैं पेपर निकाल लूँ, तो ये नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि लॉजिक ट्रिक्स एंड एलिमिनेशन कब काम करेंगी, जब उसका एक बेस हो। तो उसके बेस के लिए आपके पास एक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ये दोनों चीज़ें करके जा रहे हो कि अगर आपके पीवाईक्यू कंप्लीट हैं और बेसिक बुक्स कंप्लीट हैं,
तो ही ये थर्ड पैटर्न आपका काम करेगा। ये आप सोचो कि सिर्फ मैं लॉजिक ये ट्रिक्स की कोई वीडियो वीडियो देख लूँ 10-12 और सीधे पेपर में जा कर के मैं उसको कर दूंगा कि हाँ हर क्वेश्चन पे ओनली 2 AD ये सारी चीज़ें, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं होगा। फिर आप खुद को ही धोखा दे रहे हो, किसी और को धोखा नहीं दे रहे हो, ठीक है। ये चीज़ें आपकी तभी काम करेंगी जब आपने ये दोनों चीज़ें कर ली हैं। तो किसी की भी, मेरी या कोई भी अगर आपको लॉजिक ट्रिक एलिमिनेशन कुछ भी बता रहा है ना, तो अगर आपने ये दोनों चीज़ें नहीं की है ना, तो उस वीडियो को तुरंत ही हटा दो, मतलब कोई मतलब ही नहीं है तुम्हारा। मैं बोल रहा हूँ लॉजिक ट्रिक काम करती है, ठीक है, लॉजिक काम करता है, ट्रिक्स एलिमिनेशन सब काम करता है, लेकिन बाकायदा जब आपके पास उसकी एक बेसिक नॉलेज हो, तो बेसिक नॉलेज इसी से आएगी, ये PYQ और बेसिक बुक्स करके, ठीक है। ये दो चीज़ें कर लो तो ये आपका लॉजिक ट्रिक्स एंड एलिमिनेशन काम कर जाएगा, ठीक है। तब देखो लॉजिक ट्रिक्स एंड एलिमिनेशन में भी क्या है कि लॉजिक देखो हर एक जो यहाँ पे मतलब डिफरेंट लोग हैं तो मैं यूट्यूब पे मिल जाएंगे। मैं भी जैसे कुछ बताऊंगा तो मेरा लॉजिक या क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हो सकता है अलग है, किसी और कोई और है उसके अलग है। हमारे ही ग्रुप में 5-6 दोस्त हैं, तो 5-6 लोगों का सबका जो तरीका है ना किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करने का बहुत तरीके से अलग है। मेन बात क्या है, हमारी आंसर आना चाहिए, राइट, क्योंकि आंसर के लिए तुम सॉल्व कर रहे हो, ये नहीं मतलब ना कि किस तरीके से आया आंसर, वो तुमने नॉलेज के बेसिस पे निकाला है, लॉजिक पे निकाला, किस तरीके से निकाला है। मेन क्या है, आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो लॉजिक ट्रिक्स एंड एलिमिनेशन ये काम करती हैं, ये आपकी आएंगी। देखो मैं खुद का अपना वो बता रहा हूँ 2023 का मेरा एक्सपीरियंस, कि जब मैं पेपर में गया ना तो मुझे मतलब 20 से 25 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आते थे, सच बताऊँ तो। अगर आप आज भी देखोगे तो 20 से 25 क्वेश्चन तो बहुत ऊपर के मैं बता रहा हूँ जो मुझे आते थे, क्योंकि पढ़ा हुआ कुछ तो था ही नहीं पेपर में। जैसे मैं खोल रहा हूँ तो मतलब मोस्टली या तो PYQ टॉपिक्स दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, और या तो मुझे ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि जो क्वेश्चंस कभी पढ़े ही नहीं गए हैं, कि मतलब ये तो यार कहाँ से आ गया, दिख ही नहीं रहा था। लेकिन क्या है, उन सब के भी आंसर्स आए हैं, कैसे आए, लॉजिक ट्रिक्स एंड एलिमिनेशन से, ठीक है। तो वो कैसे हुए, जो बाकी के क्वेश्चंस हुए ना कि वो किस तरीके से सॉल्व किए गए हैं, मैंने कितने, मैं 96 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था, ठीक है। आते मुझे सिर्फ 20-25 थे मैक्सिमम उड़ के, तो 96 अटेम्प्ट कैसे किए, मैंने लॉजिक ट्रिक्स एंड एलिमिनेशन पे किए थे पूरे, ठीक है। और उसमें से अगर आप देखोगे ना तो मतलब 66 मेरे सही हुए थे अप्रॉक्सीमेटली और 30 गलत हुए थे, ठीक है। तो इतने, ये तो उस हिसाब से, तो बाकी ऊपर नीचे 1-2 क्वेश्चन हो गए होंगे, ठीक है, जो मेरे हिसाब से लग रहे थे इतने थे, ठीक है। तो इसके हिसाब से मार्क्स कितने, 112 मार्क्स बन रहे हैं, हाँ, तो मेरे 108 आए, तो मतलब 2 क्वेश्चन कहीं ना ऊपर नीचे गलत हुए होंगे, ठीक है। तो मान लो 64 भी अगर सही हुए हैं, तो जब आते 20 थे मैंने 64 सही किए हैं, तो मतलब ये 44 जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा नेट सही हुए हैं, तो किसकी वजह से हुए हैं, ये लॉजिक ट्रिक्स एलिमिनेशन की वजह से हुए हैं ना। तो मैं तो ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि लॉजिक ट्रिक एलिमिनेशन जैसा कुछ होता नहीं है, काम नहीं करता है, बकवास है। देखो क्योंकि मेरे मार्क्स उसी से बढ़े हैं, मैंने उसी पे वर्क किया है, ठीक है, तो उसी से बढ़े हैं। तो कैसे बढ़े हैं, किस तरीके से अप्रोच रखी है, तो उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने 2011 से लेके 2022 तक के जितने पेपर हैं ना, इनको सिर्फ लॉजिक पे सॉल्व किया, कोई नॉलेज नहीं। मैं उसको याद करके कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता था कि जैसे अगर आपने लोग क्या करते हैं मोस्टली, आपने पॉलिटी आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो सारे, तो उस टाइम तो आपको आंसर याद ही, आप नॉलेज के बेसिस पे अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना। आपने उसमें फिर लॉजिक तो आया ही नहीं कि आंसर बिना, जब आपको कुछ पता ही ना हो ना क्वेश्चन के बारे में या उस टॉपिक के बारे में, फिर आप उसका आंसर निकालो, तो वहाँ पे आप आएगा कि आप क्या लॉजिक लगा करके उस क्वेश्चन के आंसर पे आ रहे हो, ठीक है। तो ऐसे 53 क्वेश्चंस हैं जो मुझे उस एग्ज़ाम में डूएबल लगे, उस चीज़ों को मैंने किया, ठीक है। वो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन थे। जैसे ये वाला था क्वेश्चन, ये लॉजिक एंड ट्रिक्स के बेसिस पे, इसमें डायरेक्टली फीड था। डायरेक्टली फीड्स बहुत एक्सट्रीम वर्ड हो जाता है, और 3 में से 2 की प्रोबेबिलिटी होती है UPSC की, और ये दोनों मुझे पता थे, ठीक है, क्योंकि PYQ थे, तो ऐसे पता लग गया। फिर अगला क्वेश्चन जैसे ये वाला देख लो, ये 3rd पॉइंट पढ़ो इसमें कि एवरेज प्रोडक्टिविटी हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज़ हायर दैट इन चाइना। चाइना हर चीज़ में नंबर 1 है, मतलब इंडिया मोस्टली चीज़ों में नंबर 2 पे आता है, राइट। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बारे में माने तो बहुत कम ही चीज़ों, जैसे एक बार राइस पे आया था, नंबर 1 पे आ गया था, तो उसके लिए भी क्वेश्चन आ गया था 2021 में कि इंडिया इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, ठीक है, तो उसमें इंडिया का क्वेश्चन आ गया। तो मोस्टली चीज़ों में सेकंड है। और लेकिन अगर आप जैसे चाइना का मैप देखोगे तो चाइना की 90% पॉपुलेशन जो है इधर रहती है इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पूरा प्लेटिव है, तो यहाँ कुछ है ही नहीं। तो इतने छोटे से रीजन में इतनी सारी प्रोडक्शन हो रही है, तो मतलब उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, सिंपल सी बात है। यही सोच के तीसरा वाला तो कैंसिल, और 3 में से फिर बाकी के 2 तो सही होंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि इरीगेटेड एरिया इंडिया में ज़्यादा ही, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, और अरेबल लैंड तो चाइना से ज़्यादा होगी क्योंकि वो इतने छोटे पॉपुलेशन में रहते हैं, राइट। तो सीधे ऐसे सोच के, अब ये मैंने कहीं डेटा पढ़ा नहीं था, कहीं सोचा नहीं था, तो इस चीज़ के लिए क्या है ना, एग्जाम में आपका प्रेजेंस ऑफ एक माइंड होना चाहिए कि जब आप इसको टॉपिक को पढ़ो ना, एक शांति मन से पढ़ो, ठीक है, और उसको तुरंत आपका मन सारी चीज़ को ना, आप अपने मन में ये मत सोचो कि मैंने उसका नॉलेज कहाँ है, कि मैंने ये चीज़ पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, ये चीज़ सोचो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं,
ठीक है, वैसे निकलेगा। जैसे ये क्वेश्चन था मार्शलैंड वाला, ये भी मैंने आपको बताया कि हिंदी में इसको पढ़ लो तो सीधे रन ऑफ कच्छ आंसर आ जाएगा। लिखा हुआ है ना, सर्विस कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है, तो यहाँ से सीधे से यार कच्छ का आंसर आ जा रहा था कि जो कुछ, तो ऐसे हिंदी में भी चेक करते रहा करो, मिल जाएगा। एल्मनाइट, रूटाइल, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, ये तीनों चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ये दोनों तो माइन से निकलते हैं। एल्युमिनियम का कभी एल्मनाइट रूटाइल से संपर्क ऐसे सुना नहीं है, तो सीधे सीधे टाइटेनियम, डी। और ऐसे जो भी आंसर हो, जैसे ये देखो, इसमें भी देखो आप, ये एक वर्ड वाले ऐसे क्वेश्चन है ना, तो इसमें मोस्टली में आपका आंसर ए या डी में होता है। जैसे एल्युमिनियम या फिर टाइटेनियम, तो इसमें टाइटेनियम पे, इसमें भितन का निकल रन ऑफ कच्छ, तो इसमें रन ऑफ कच्छ है। तो देख रहे हो, तो मोस्टली क्वेश्चन में ऐसे यही होता है कि बाकी कुछ कुछ में हो सकता है कि नहीं हो। तो अब जैसे ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये अगर आपको आता है तो आप कर लोगे, नहीं तो फिर इसमें क्या है कि आपको थोड़ा रिस्क परसेंटेज में अगर नहीं आ रहा तो कोई भी तुक्का मार के ऐसे राम का नाम लेकर के वैसे करोगे, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे जो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है कि वर्ल्ड का कोबाल्ट का थर्ड ऑफ द मैन्युफैक्चर बैटरीज इन इज प्रोड्यूस्ड बाई, कि कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो उसमें अब आपको अगर कुछ लग रहा है तो कर लो, नहीं तो फिर ये डाउट में जाते हैं ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है। अब जैसे कॉन्गो बेसिन है, अब कॉन्गो के बगल में, अब देखो इसमें भी ए और डी में था, तो मुझे तो लगा ये क्वेश्चन मेरा सही हो गया था, मैंने कैमरून करके आया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कैमरून कॉन्गो के बगल में, कॉन्गो मिडिल में था, इतना मुझे याद था बस। तो बाकी ये सही हो गया था क्योंकि ए पे भी था, ए और डी में मैं जाता हूँ सिंपल से। अब ये मेरी तरफ से सही होता, बाकी आपकी मर्जी है कि आप किस तरीके से जाओ, ठीक है, आपको क्या लगता है। फिर देखो ये वाला क्वेश्चन भी है, ये PYQ से भी हो सकता था और ये लॉजिक एंड ट्रिक से भी आप डायरेक्टली कर सकते थे कि इंडिया डिस्पाइट हैव यूरेनियम डिपॉजिट डिपेंड ऑन द कोल फॉर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन, यूरेनियम इन इज 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो 60% के लिए तो होता ही नहीं है ना, 20% पे होता है। ये सिंपल सी चीज़ है, ये UPSC ने PYQ में भी पूछा हुआ है, ठीक है। और बाकी अगर थोड़ा सा आपने यूरेनियम के बारे में पढ़ोगे, थोड़ा सा भी अगर एक पैराग्राफ भी विकीपीडिया का खोल के पढ़ लिया, तो उसमें सीधे सीधे ये दिया हुआ है कि 80% पे तो आप न्यूक्लियर में आ जाते हो कि यूरेनियम न्यूक्लियर पर्पस के लिए हो जाता है, बॉम्ब बनाने के लिए। तो इसके लिए तो फिर छोड़ ही दो ना आप, तो ये तो सीधे सीधे आपका सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। मरुशी पीएल्स वाला भी ये क्वेश्चन देखो डायरेक्टली हो जाता, ये तो PYQ से था, अगर आपने किया होता तो PYQ से हो जाता आपका। फिर और देख लो लॉजिक बेसिस पे कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे देखो ये अब इसमें लिखा था आप अपने PYQ से किया, इसको लॉजिक के बेसिस पे भी कर सकते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वैगल डांस फॉर द अदर फॉर देयर किन टू इंडिकेट डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ देयर सोर्स ऑफ द फूड। तो इसमें आपने हमेशा सुना होगा कि क्वीन बी होती है, मैंने तो एग्जाम हॉल में यही सोचा था। एक तो पहले मैंने ये देखा कि हनी बी ऑप्शंस में, हनी बी UPSC का फेवरेट टॉपिक होता है, ऐसे आता रहता है, पूछता रहता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखा था वैगल डांस, तो मोस्टली हनी बी होती है करके जाती है यार ऐसा, तो हनी बी मुझे लगा कि हनी बी हो सकता है, और इसमें मोस्टली था भी हनी बी, तो ये सही हो गया। क्यों? तो वही ना कि आपको यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, हर एक वर्ड पे थोड़ा ध्यान दिया करो और उसको ऑप्शन से रिलेट करके सोचा करो कि ये जो वर्ड यहाँ पे इन्होंने पर्टिकुलरली यूज़ किया है वो कौन से ऑप्शन से बेटर रिलेट कर रहा है। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन तो सीधे सीधे लॉजिक सा है कि सम मशरूम हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, सम मशरूम हैव साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, सम मशरूम हैव इंसेक्टल, सम मशरूम्स हैव बायोलुमिनेसेंट प्रॉपर्टीज। तो ये क्वेश्चन देखो सीधे सीधे सामने सही हो रहे हैं ना, तो ऑल फोर सीधे सीधा आप कर सकते हैं कि ये तो सारी ही जनरल स्टेटमेंट है। फिर देखो और कौन से क्वेश्चंस हैं, ये देखो सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन टेम्परेचर, सम माइक्रो कैन एसिडिक। तो ये ऑल थ्री सिंपल सी बात है, ये सीधी सीधी मतलब नॉर्मल से आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं। फिर ये देखो इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म, अब ये क्वेश्चन को आप डायरेक्टली पढ़ो। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स बट डिविडेंड इज टैक्सेबल। ठीक है, मान लिया हमने। इन्वेस्टमेंट आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर अंडर द सार्फेसी एक्ट 2002। चलो ये मैंने मान लिया कि ये दोनों चीज़ें हैं, लेकिन इस स्टेटमेंट का इससे क्या रिलेशन है? इसमें ऐसा थोड़ी ना है कि बोरोवर्स अगर रिकॉग्नाइज होते हैं तो उसकी वजह से उनको एग्जाम्पशन दिया जाएगा, ऐसा तो कहीं नहीं है, राइट। और एग्जाम्पशन की बात हुई होगी अगर कि यहाँ पे इनकम की बात हो रही है, तो ये तो रिकॉग्नाइज की बात कर रहा है ना बोरोवर के लिए, उसमें ऐसा वो थोड़ी ना है कि इस एक्ट के अंदर क्या नाम है। और ये इस एक्ट का नाम पढ़ो आप, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असिस्ट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। तो इसका इन दोनों से रिलेशन तो ही ना है, तो सिंपल सी बात है कि इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये देखो दूसरी चीज़ें पढ़ो, इन द पोस्ट पैंडमिक रिसेंट मेनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैड कैरीड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक, कि बहुत सारे सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। दूसरी स्टेट में सेंट्रल बैंक जनरली अज्यूम दैट दे हैव एबिलिटी टू काउंटर एक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइस वाइल मॉनेटरी पॉलिसी। तो हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू अगर वो काउंटरैक्ट कर सकते हैं, इसीलिए तो उन्होंने बढ़ाया होगा। दोनों स्टेटमेंट आपस में रिलेट कर रही है ना, एक ध्यान से
सिंपल दिमाग से सोचिए पढ़ना, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट आपस में रिलेट करिए, अगर रिलेट कर रही है तो हाँ दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी, अगर रिलेट नहीं कर रही है तो ठीक है। पर अगर लग रहा है कि पढ़ के लग रहा है कि गलत है, तब तो सीधे ही आंसर आ जाएगा, अगर गलत वाला ऑप्शन हुआ तो। वो भी दिखाता हूँ भी कैसे होगा। अब जैसे ये वाला है, कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट, और लिखा है कार्बन मार्केट लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट टूल इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। जो पहली स्टेटमेंट जेनरिक है, हाँ लगता है कार्बन मार्केट एक टूल हो सकता है फ्लाइट करने की, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि कार्बन मार्केट ट्रांसफर करता है रिसोर्स फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। तो प्राइवेट सेक्टर से स्टेट के पास क्यों ट्रांसफर करेगा, प्राइवेट सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर होगा या फिर स्टेट टू प्राइवेट सेक्टर होगा ना। तो मतलब क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ही तो मोस्टली ऐसी चीज़ें करता है कि मतलब पोल्यूशन वगैरह होते रहते हैं, राइट, इंडस्ट्रीज़ के थ्रू। तो स्टेट के लिए क्यों ट्रांसफर, सीधे सेकंड इज इनकरेक्ट हो जाएगी। फिर देखो स्टरलाइजेशन का ये दिया हुआ है। फिर ये वाला क्वेश्चन देखो, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, ये कहाँ ही पढ़ा होगा, ये मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा था। जिसने मैं भी बहुत सारी बुक करेंट अफेयर मैगजीन्स वगैरह पढ़ी हो तो उसने मैं भी पढ़ा हो, मैंने तो नहीं पढ़ा। तो इसमें क्या है, आपको सीधे वर्ड से डिड्यूस करो, स्मॉल फार्मर है लार्ज फील्ड, मतलब स्मॉल फार्मर मिलके एक लार्ज फील्ड को कल्टीवेट करेंगे। अब जो भी आपका इसमें से ऑप्शन बन जाए, और ऐसे ऑप्शन जहाँ पे दो सिमिलर वर्ड हो ना, उनके ऊपर सबसे पहले आपका ध्यान जाना। जैसे यहाँ पे देखो, मेनी मार्जिनल फार्मर, मेनी मार्जिनल फार्मर्स। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे भी आपका ये ऐसे दो चीज़ सेम स्टार्ट होना, तो समझ लो आंसर उसी में है, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए मोस्टली दो सेम स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। तो मेनी इन एन एरिया, मेनी एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू ग्रुप एंड सिंक्रोनाइज हार्मोनाइज सेलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशन in an area together make a contract with a large corporate body and surrender their land to the corporate body fixed term for which the corporate body makes the payment। अब दूसरी वाली स्टेटमेंट पढ़ोगे, सीधी लग रही है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट बनाई गई है, राइट, कि इतनी चीज़ें दी जा रही हैं कि फिक्स टर्म के लिए कॉर्पोरेट बॉडी को देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और पूछा क्या गया, स्मॉल फार्मर एक और लार्ज फील्ड, और पहली पढ़ो, इन्हें ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ ग्रुप एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज सेलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशन। सीधे सीधे पढ़ के ही लग रहा है कि एक जेनरिक स्टेटमेंट है, थोड़ी बढ़िया है, और इसमें कॉर्पोरेट का भी फ़ायदा हो रहा है, इसमें सिर्फ फार्मर्स का ही फ़ायदा हो रहा है, राइट, और एक लार्ज फील्ड को वो आपस में कर लेंगे। तो यहाँ से क्या हुआ, आपका सीधे सीधे आंसर आ गया ना बी ऑप्शन से। तो यही चीज़ है कि थोड़ा एक प्रेजेंस ऑफ माइंड भी आपको एग्जाम में रखना पड़ेगा उस लॉजिक के लिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये है इंटेलिजेंट, ये तो आसान सा क्वेश्चन है यार, डायरेक्टली कर लोगे। अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन, जैसे ये आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा कि UNOPS सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन, ठीक है, मेनली फोकस ऑन इन्वेस्ट फॉर इसमें। तो यहाँ पे अब क्या दिखा है, अब यहाँ पे 3 वर्ड दिए हुए हैं, ठीक है, एक है इन्वेस्टमेंट, एक है इंफ्रास्ट्रक्चर और एक है इनोवेशन, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं रिटर्न आएगा किसी चीज़ का, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, ठीक है, और इनोवेशन में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कौन कौन सा है, हाउसिंग, हाँ हो सकता है हाउसिंग उन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग की हो तो लोगों को करेंगे, तो एक सस्टेनेबल भी होगी क्योंकि अफोर्डेबल वर्ल्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहला तो आएगा, ये अपने कंफर्म हो गया। मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट क्यों आ जाएगा, अगर सिंगल लोग जाते हैं, एक लोग जाएंगे गाड़ी से, तो उसमें तो पोल्यूशन होगा, अलग अलग सबकी गाड़ी जाएगी। मास रैपिड ट्रांसपोर्ट होगी तो क्या होगा, पूलिंग हो जाएगी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो सारे लोग एक साथ जा रहे हैं तो पोल्यूशन कम होगा, राइट, सिंपल सी चीज़ है। तो सस्टेनेबल तो पहला और दूसरा तो हो गया, ठीक है। अब रिन्यूएबल एनर्जी, ये तो खुद सस्टेनेबल है, तो तीसरा चौथा भी हो जाएगा, राइट, ये भी हो जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी। अब बच गया हेल्थ केयर, हेल्थ केयर में बस आपको सोचना पड़ता यहाँ पे आपको कि ये होगा कि नहीं, तो आप यहाँ तक तो आ ही जाते सीधे सीधे, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा करके सोचते कि 3 और 4 में। अभी आपने कहीं पढ़ा हो कि नहीं पढ़ा हो, लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग लगा के सोचते तो यहाँ पे आप आ जाता कि हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर से आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा, राइट। और मे बी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात की गई तो हेल्थ केयर में क्यों करेंगे, राइट, मोस्टली वहाँ पे होगी जहाँ पे इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ी अच्छी सस्टेनेबिलिटी हो। तो ये 3 चीज़ें ज़्यादा ही बेटर कर रही हैं। और यूपीएससी 4 में से 1 सही दे और 4 की चारों सही दे, प्रोबेबिलिटी कम होती है, मोस्टली प्रोबेबिलिटी 2 और 3 की होती है कि 2 सही दे दे या 3 सही दे दे, ये नॉर्मल सा केस होता है। तो अगर इन चीज़ों में अगर आप ऐसा करोगे तो यहाँ से क्या होगा, आपका 4, 2 और 3 ये आपके सही हो जाएंगे, सिंपल से। तो मोस्टली ऐसे आप देखा करो, जब तक आपको एकदम श्योर शॉट ना हो कि चारों सही हो जाएंगे तब तक आप 4 पे मत जाया करो, तब तक आप 3 पे रहा करो, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपके हिसाब से देख लेना, ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या हो सकता है, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, ये तो आप सीधे काट दो क्योंकि ये दोनों तो अपोज में होते हैं, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़, अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, ठीक है। फिर देखो फेयर अप्लीकेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ, तो ये दोनों चीज़ें तो होती ही नहीं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है ना सिंपल सी एक बेसिक बुक्स में, तो वहाँ से भी आप ये कर लेते कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस इज मोस्टली एप्लीकेबल।
और फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ भी इसमें कुछ लोग कह रहे हैं, तो अभी आंसर किया ही नहीं, अब आंसर किया है तो इसका पता लगे, राइट। तो मैंने तो इसमें बेसिकली ए ही करा था और बहुत से लोग बोल रहे हैं सही भी है। अभी प्रेजेंट तो चलो ये PYQ। अब जैसे चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी वैसे आप देखोगे ना तो ये भी आपका PYQ हुई है, बहुत बार पूछा है UPSC ने। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, चीफ पर्पस क्या होगा? ऑब्जेक्टिव फॉर द मेकिंग नेसेसरी लॉज, enable the creation of the political offices, define and limit the power of the government, secure justice and इक्वालिटी। ठीक है, तो आप ऐसे सोचो ना, चीफ पर्पस तो एक कंट्री जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, मान लो कोई कंट्री जिसका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, तो वो कैसे काम करती है? तो वहाँ पे लॉज नहीं बनते क्या? इट डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव फॉर द नेसेसरी लॉज। नेसेसरी लॉज कौन से? तुम कोई भी लॉ बना दे, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है तो मतलब कोई भी लॉ बना सकती है गवर्नमेंट, ऐसा तो नहीं है ना कि नेसेसरी के नाम पे कोई भी लॉ बना दे। इट इनेबल द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिस एंड गवर्नमेंट, तो ऐसा नहीं है ना, पॉलिटिकल ऑफिस क्यों, एग्जीक्यूटिव भी तो हैं, जुडिशरी को भी तो बनाया है, तो पॉलिटिकल ऑफिस क्यों बनाएगी सिर्फ? ठीक, ये तो बहुत स्पेसिफिक हो गया। डिफाइन एंड लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, तो हाँ ये चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिमिटेशन होता है गवर्नमेंट की, ये चीज़ आपकी पावर है, इतनी लिमिट में आपको काम करना है, ये चीज़ आप कर सकते हो, ये चीज़ आप नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। तो ये हो गया, सिक्योर सोशल जस्टिस, इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक। तो इन चारों में देखो है तो तीनों ही सही ना, तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा ब्रॉडर सेंस में और जो सबसे अच्छी और एक तरीके से जो सबसे जेनरिक लग रही है, जो सूटेबल है, चीफ पर्पस यहाँ पूछा है। चीफ को इसीलिए इन्होंने बोल्ड में लिखा हुआ है, राइट, क्योंकि पर्पस तो तीनों चारों फुलफिल कर रहे हैं। तो चीफ पर्पस में सबसे ब्रॉडर सेंस में यही है, जो सबसे ब्रॉड सेंस की हो ना ऑप्शन, उसको चूज़ किया करो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में। फिर देखो ये वाला क्वेश्चन, कम्युनिटी रिजर्व के बारे में दिया गया है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम द ग्रोइंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट, चलो मान लेते हैं हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरिया। हाँ, तो कम्युनिटी रिजर्व तो हंटिंग तो अलाउ होगी नहीं, एक तो अपने को सही पता लग गया, ठीक है। पीपुल ऑफ सच एरिया अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर प्रोड्यूस, तो कम्युनिटी रिजर्व तो हाँ हो सकता है। पीपुल अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो अपने को देखो ये दो पता लग गया कि ये दोनों तो सही हैं। अब अपने को चौथे में और पहले में डाउट है कि होता है कि नहीं, तो अपने को दो पता लगा कि दो सही है, और इन दोनों में से UPSC ऑल 4 तो देगी नहीं और ऑल 1 देगी नहीं, इन दोनों में से अपने को एक लग रहा है कि एक तो गलत हो सकता है। तो बस 2 और 3 पे आप आ गए, 2 आपको पता है सही, इन दोनों में से एक सही हो सकता है, तो ओनली 3 कर दो। अब UPSC की मर्जी है, उसको ये सही माने या ये सही माने, आपका काम और आसान कर दिया ना UPSC ने, आपको तो उतना सोचना ही नहीं पड़ा, राइट। तो लोग कह रहे थे ओनली पेयर आ गया, 2 पेयर आ गया, बहुत टफ कर दिया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा ऑप्शंस में, यार इतना आसान तो कर दिया। आप एग्ज़ाम में आपका दिमाग सिर्फ कहीं और निकल गया था, आप उसको देख के कंफ्यूज हो गए थे, इस वजह से आप नहीं कर पाए, सिंपल सी बात है। UPSC का जो पैटर्न था अभी भी वही है, उसी तरीके से क्वेश्चन बन रहा है, और इस साल 2024 का भी पेपर उसी तरीके से ही बनेगा, ठीक है। बाकी इसमें ये चौथा वाला ऑप्शन गलत था कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अलाउ नहीं होती मोस्टली, क्योंकि अब देखो झूम कल्टीवेशन अगर होगा कहीं, राइट, अब झूम कल्टीवेशन वहाँ पे अलाउ करेंगे या फिर कोई ऐसी होगी जो उनके नेचर को हार्म करे, तो कम्युनिटी रिजर्व में वो तो फिर गलत हो जाएगी ना। और मोस्टली स्टेट में स्टेट वार्डन ही होता है। अब जैसे ये तो कोई धन्य कट का, ये तो देखो NCERT से बेसिक बुक से आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन अंदर मासेंगे लोकेटेड कहाँ पे, तो धन्यकट का नाम से ही लग रहा है यार, गंधार प्रोविंस कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट में होता है यार, वहाँ से तो धन्यकट का नाम नहीं होगा। कलिंगा मगध भी हटा दो, मगध में भी नहीं होगा। कलिंगा उड़ीसा के साइड पड़ता है, और सबसे इसमें मोस्टली आंध्रा ही लग रहा है, क्योंकि आंध्रा में ही आप देखोगे नागार्जुनकोंडा है, अमरावती है, तो धन्यकट का भी मोस्टली आपको ये सोचना चाहिए साउथ में होगा, तो साउथ से यही रिलेट कर लेते। तो ऐसे वर्ड नॉमेनक्लेचर पे बहुत ज़्यादा जाया करो, उसी के उस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे अगर आप ध्यान से पढ़ोगे। ये क्वेश्चन देखो, आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डिफाइंस द टर्म इफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी चीज़ डिफाइन नहीं करता है यार। अगर आपने, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा नोट्स, उसमें कुछ चीज़ें मैंने दी हुई, जैसे कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया है टर्म्स को, कौन सी चीज़ें नहीं की हैं, राइट, तो वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये अगर आपने नोट्स हैं, नोट्स बनाई हुई, अगर आपने नोट्स सब्सक्राइब की होती हैं तो उसमें भी आपको ये मिल जाता है कि कौन कौन से टर्म्स, वैसे मोस्टली टर्म्स को कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता है। तो जहाँ भी ऐसा चीज़ लिखा हो ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज़ डिफाइन की है, तो मोस्टली अगर आपने पढ़ा है कहीं बुक में तो ठीक है, अदरवाइज उसको गलत ही माना करो, तो ये रॉन्ग हो जाएगी। और अगर स्टेटमेंट 2 को रॉन्ग करते ना, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है यहाँ पर जिसमें स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, बाकी सब में स्टेटमेंट 2 को सही माना गया। देखो स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। देख रहे हो, एक ही ऑप्शन है जिसमें स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट है, तो स्टेटमेंट 2 अगर आप पहले देखा करो, अगर ये गलत हो रही है तो फिर सीधे सीधे आपका ऑप्शन सी सही हो गया। फिर देखो अगला क्वेश्चन, ये देखो, ये भी आपका
वही कोरकई, पोम्पापुर और म्यूशिरी, ये आए वेल नोन एज क्या हैं, कैपिटल सिटीज़ हैं, पोर्ट्स हैं, क्या हैं ये। तो इसमें सीधे सीधे यार आपका आ जाएगा पोर्ट्स, राइट। तो अब ये क्या है, तो ये भी आपका साउथ इंडिया, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होता तो एनसीईआरटी में ये म्यूशिरी के बारे में तो दिया हुआ है डायरेक्टली, और पोम्पापुर के बारे में दिया हुआ है, पोम्पुर, हाँ राइट। तो ये चीज़ें आपकी वहाँ से हो जाती हैं। अगर नहीं पढ़े तो थीम बेस्ड पे आ जा सकती है कि यूपीएससी ने पोर्ट्स के बारे में पहले भी पूछा गया है, जैसे घंटासला के बारे में पूछा है, ताम्रलिप्ति के बारे में पूछा गया है, राइट। तो अगर आपने वो पढ़ा होता तो यहाँ से भी आप निकाल लेते। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी देखो डायरेक्टली लॉजिक बेसिस पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है किंग्स एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडीगार्ड्स, और यहाँ पे भी आप किंग के बारे में दिया हुआ है, राइट। दो क्वेश्चन सेम से स्टार्ट हो रहे हैं, ऑप्शन भी देखो आपके ए और डी में है, राइट, सिंगल स्टेटमेंट में। तो ए और डी में आप सीधे पढ़ लो, किंग एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडीगार्ड, अ किंग डिफीटेड इन अ बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ, और किंग एम्प्लॉय कर रहा है बॉडी, और इसमें कह रहे हैं वट्टा किरुटल किसे कहते हैं। तो वट्टा किरुटल यार, अब ये वर्ड कहीं पढ़ा ही नहीं होगा, ये एनसीईआरटी में भी नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे लॉजिक थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा ना, कि दो वर्ड हैं सेम से निकल रहे हैं, तो मतलब एग्जामिनर इसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रहा है हमें, राइट, अ किंग और किंग। तो सिंपल सी बात है। अब ये एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडी का ये तो एक छोटा सा वर्ड लग रहा है ना, इसको उतना समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पे इसने कितना डिफाइन किया हुआ है कि डिफीटेड इन अ बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ, तो ये ज़्यादा लॉजिकल लग रहा है पढ़ के ही, सोच के कि वट्टक रिटुल ऐसा वर्ड है तो मतलब कुछ ऐसा होगा कि, और ये लॉजिकल भी लग रहा है, कोई किंग अगर डिफीट हो गया किसी उसमें तो सुसाइड कर लेगा भाई खुद को, ऐसे बेइज्जती के उसके लिए, तो हो सकता है। फिर ये देखो अगला क्वेश्चन, ये भी देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देवराया के बारे में, सीधे सीधे एनसीईआरटी से उठाया हुआ है क्वेश्चन है कि डैम कंस्ट्रक्शन लार्ज डैम तुंगभद्रा कर्नल सर्वेक्टर किलोमीटर अवे फ्रॉम द कैपिटल सिटी। अब इसमें देखोगे ना, अगर इसमें भी अब लॉजिकली क्या, उस टाइम पे मैंने ये पढ़ा नहीं था, ये एक्चुअली मैंने बाद में पढ़ा है कि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उस टाइम मुझे ये नहीं था कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो उस टाइम पर मैंने एग्जाम हॉल में क्या किया था, मैंने ये देखा कि इन चारों में से यार सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर लीडर था ना कौन था, जो सबसे ज़्यादा फेमस था विजयनगर के लिए, तो सबसे ज़्यादा इन चारों में सबसे ज़्यादा फेमस था देवराया फर्स्ट, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर था, थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, जिसके बारे में थोड़ा डिटेल में दिया भी गया है एनसीईआरटी में या जहाँ मैंने पढ़ा हुआ है। तो मुझे लगा देवराया ही होगा, और ऑप्शन ए और डी में से ही चाहता हूँ, तो देवराया विरूपक्षा, तो विरूपक्षा का मुझे लगा उतना तो होगा नहीं, तो देवराया ही हो सकता है। तो देवराया मैंने ऐसे लॉजिकल बेसिस पे निकाला था, और ये सही भी है। बाद में मैंने एनसीईआरटी में चेक किया, तो एनसीईआरटी में ये टॉपिक भी था, एक दोस्त ने स्क्रीनशॉट भेजा कि देवराया है वहाँ पे, राइट। तो ये देख रहे हो, ये सारी चीज़ें वहीं से हो जाती हैं। और क्वेश्चन कौन कौन से हैं, जननी सुरक्षा योजना, ये भी आप कर सकते थे। अब जिसमें देखो कैसे लॉजिकली हो सकता था कि इट इज़ अ सेफ मदर, जननी मतलब मदर होगा, प्रेग्नेंट वुमेन, सुरक्षा योजना की, उसको सुरक्षा करनी है, उसकी बचाने प्रोटेक्शन के लिए कोई स्कीम है, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन प्रोटेक्शन स्कीम समझ लो। इट इज़ अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, तो हो सकता है स्टेट भी हो सकता है और सेंटर भी हो सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको हम डाउट में डाल दे रहे हैं। इट्स ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस मैटरनल एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन वर्ड आ गया तो अपने को लग गया कि हाँ ठीक है, ये तो स्टेटमेंट सही। इट एम्स टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन, ये भी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए आ गया, तो हाँ ये दोनों सही है। तो 2 और 3 अपने को ये पता लग गया ये दोनों सही हैं, ठीक है। इट ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स, अब इन दोनों में अपने को कन्फ्यूज हैं। इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी टू सिक इन्फेंट्स अप टू 1 ईयर ऑफ एज। अब यहाँ पे जननी की बात की जा रही है, मदर के लिए, यहाँ पे सिक इन्फेंट्स की बात की जा रही है कि जो बच्चे भी हैं उनको अब 1 साल तक की उनकी सुरक्षा दी जाएगी। तो इसमें डाउट लग रहा है कि बच्चे इसमें इंक्लूड होंगे कि नहीं, और यहाँ पे स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, तो बस इन दोनों में डाउट है। 2 आपको पता है, 2 इन दोनों में से एक सही हो सकता है, तो ओनली 3, ऑल 4 सही नहीं होंगे, ओनली 1 काट दो, इन दोनों में से हो गया आप, राइट। सीधे सीधे यार ऐसे कर सकते हो आप इसको। अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजी, ये देखो, इट प्रोवाइड्स साइकोलाइटिक कैल्शियम। अनीमिया जो होता है मोस्टली न्यूट्रिशन की कमी से होता है, आयरन की वजह से आई थिंक। तो अब इसमें कैल्शियम दिया हुआ था, तो यहाँ पे मैंने इसको पहले कैल्शियम होगा। रन्स कैंपेन फॉर डिलेड कॉल्ड क्लैम्बिया द टाइल चिल्ड्रन, तो ये एक जनरिक स्टेटमेंट है। प्रोवाइड पीरियोडिक डिवॉर्मिंग फॉर चिल्ड्रन, हाँ ये भी है। नॉट न्यूट्रिशनल कॉजेस ऑफ एनीमिया, ये भी एक जनरिक स्टेटमेंट है। तो 3 तो इसमें जनरिक हो गई, एक में डाउट है, ठीक है, तो 3 हो गई। अगर इसमें भी अगर मुझे एक में डाउट होता तो इसमें फिर मैं ओनली 3 करके आता, हाँ राइट। एक में मुझे लगा यहाँ डाउट है, बाकी 3 तो मुझे लग रहा था सही है, तो मैंने ओनली 3 कर दिया। जब तक चारों आपको एकदम करेक्ट श्योर ना हो तब तक 4 मत क्या करो ऐसे 4 वाले में, क्योंकि 4 देना, 4 के चारों ऑप्शन सही देना मतलब यूपीएससी के लिए भी एक सोचना होता है कि आप 4 ऑप्शन दे रहे हो उसमें से एक भी गलत नहीं कर रहे हो, क्योंकि अब गलत तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं।
फिर देखो कार्बन फाइबर आर यूज्ड इन द मैक्सवेल कंपनी यूज इन ऑटोमोबाइल्स परफेक्ट, तो हाँ जेनरिक स्टेटमेंट है, कार्बन फाइबर वंस कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, तो कैन नॉट बी रिसाइकल्ड यार, ये तो कार्बन नाम ही वर्ड में है ना यार, कैन नॉट बी रिसाइकल्ड कैसे हो सकता है, वन ओनली आ गया। फिर डिटेक्शन ऑफ अ कार क्रैश विजन डिप्लॉयमेंट एयरबैग्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ लैपटॉप टुवर्ड द ग्राउंड, इमीडिएट टर्निंग ऑफ द हार्ड ड्राइव, डिटेक्शन टिल्ट ऑफ द स्मार्टफोन विद यूनिक रोटेशन ऑफ डिस्प्ले, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड, एक्सीलरोमीटर का रिक्वायर्ड किया। ये दोनों ऑप्शन पढ़ो, इन दोनों में कुछ क्रैश हो रहा है, कुछ कोलिजन हो रहा है, राइट, उसकी वजह से एक एक्शन हो रहा है। ये ऑप्शन पढ़ोगे तो इसमें ना क्रैश ना कोलिजन, बस एक टिल्ट की वजह से हो रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन सेम है, ये थोड़ा अलग है, राइट, तो सीधे ओनली टू, राइट। तो ये देख रहे हो, ये सारी चीज़ ये कहीं पढ़े नहीं है एक्सेलरोमीटर में, इसके पहले मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, डिफिनीशन भी नहीं पता एक्सेलरोमीटर की क्या है, लेकिन मेन चीज़ क्या है, आंसर आना चाहिए। आंसर अगर आपका आ रहा है सिंपली कुछ भी सोच के आ रहा है। अब देखो सैटेलाइट नेविगेशन की इसमें बात की गई है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, जापान, तो इसमें मोस्टली क्या है, अब इजराइल है, इजराइल, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है यूएस के ऊपर उनके लिए, और इसमें जापान ही है, जापान की अपनी खुद की एक एजेंसी है जाक्सा, राइट, तो जाक्सा अपना वो बना सकता है आई थिंक, क्योंकि इजराइल के पास नहीं है उतना सेटेलाइट का सिस्टम, कनाडा का नहीं सुना, यूएस ऑस्ट्रेलिया का नहीं उतना सुनते, लेकिन जापान की जाक्सा काफ़ी न्यूज़ में रहती है, और थोड़ी वो भी है टेक्निक्स के मामले में अच्छी, तो जाक्सा कर सकती है, और ए और डी में भी था तो जापान आ गया ऐसे, राइट। फिर ये देखो ये वाला ऑप्शन पढ़ो, जिसे फाइट्स है नेबुला और पल्सर। अब देखो अपने को इसमें कुछ पता ना हो, लेकिन नेबुला जरूर पता है, नेबुला क्यों, क्योंकि जियोग्राफी में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर आपने ये पढ़ा है। अब नेबुला क्या क्या होता है, नेबुला क्या होता है कि जाइंट क्लाउड ऑफ डस्ट इन स्पेस। अब नेबुला का ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला तो गलत है, और ये वाला ऊपर दिया है तो मतलब ऊपर वाला भी गलत है, राइट, क्योंकि इसका ये तो नहीं होगा, इसका में भी कुछ और होगा, तो एक बचा क्या, ये बस, राइट, तो ओनली वन, सीधे सीधे आ गया। आपने अभी पल्सर पढ़ा हो कि नहीं पढ़ा हो, राइट, उससे मतलब नहीं था, आंसर आ गया ना अपना कि पल्सर, क्योंकि ऊपर वाला दिया है तो ये वाला तो गलत होगा ही, और इसका सामने ये दिया तो ये भी तो गलत हो गया, तो सीधे सीधे आंसर आ गया। ये देखो किसी भी दो चीज़ के बारे में कंपैरिजन हो, स्वैपिंग के चांसेस बहुत, बैलिस्टिक मिसाइल है यहाँ, क्रूज मिसाइल है यहाँ, अग्नि फिफ्थ है यहाँ, ब्रह्मोस है, तो दोनों में ऊपर नीचे जैसे दो चीज़ें जहाँ भी आएँ तो ये समझ लेना अच्छे से पढ़ना स्टेटमेंट कि यूपीएससी स्वैप कर सकती है, और यूपीएससी ने स्वैप किया है यहाँ पे, नाइदर वन नाइदर टू। तो देखो यार ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जैसे हो सकते हैं। अब जैसे एक और क्वेश्चन चलो कर लेते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन का है, इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल इंटरनल, इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस, इट कैन बी यूज इन हाइड्रोजन व्हीकल, ऑल थ्री नॉर्मल सी। देखो तीनों जेनरिक स्टेटमेंट है, यूज़ करने के लिए पॉसिबिलिटी अच्छी है, पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा है, कोई एक्सट्रीमिज्म नहीं, नेगेटिव सेंस की बातें नहीं है, सीधे ऑल थ्री, राइट। तो ये सारे क्वेश्चन देखो यार डायरेक्टली हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने देखो यार तुम्हें कुछ एग्जांपल मैंने बता दिए हैं कि लॉजिकली कैसे सॉल्व करे जाते हैं क्वेश्चन, ओके। तो अब लॉजिक एंड ट्रिक्स एलिमिनेशन पे भी जो बात थी वो मैंने बता दी है। लगभग मेरे हिसाब से 53 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स थे, और भी ज़्यादा ही हैं, मतलब 53 तो मैं मिनिमल पॉइंट लेकर के चलता हूँ जो मैं कर सकता हूँ लॉजिक बेसिकली पे, राइट। और जो मेरे साथ के लोग हैं उन्होंने भी किए, उन्होंने भी बहुत से लोग, क्योंकि 100 क्वेश्चन में से यार तुम्हें लगता है कि कोई यूपीएससी का 100 क्वेश्चन की जो पढ़ के आता है वो करके जाएगा, कि 100 क्वेश्चन किसी ने पूरे पढ़े के गए हो, और वो भी यूपीएससी के, जो क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करते हैं जो किसी को पता ही नहीं हो कहाँ से आ रहे, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मोस्टली लॉजिक ट्रिक्स एंड एलिमिनेशन प्रैक्टिस करो, ठीक है। वो कैसे होगी मैंने बता दिया कि सबसे पहले पीवाईक्यू देखो, बेसिक बुक्स कवर कर लो, उसके बाद फिर मैंने 2018, 19, 20, 21, 22 और 23 इन देखो इन कितने हो गए, 4, अरे 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 साल के पेपर मैंने अपलोड कर चुका हूँ। 2017 का बाकी रह गया, 2017 का भी मैं कर दूंगा, क्योंकि और 2014, 15, 16 का ये मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ये 3 के पेपर बहुत थोड़े मतलब वैसे फैक्चुअल उतने लॉजिकल बेसिस पे नहीं है, हो तो जाएंगे, मैं सॉल्व तो कर दूंगा, लेकिन उतना मतलब नहीं है, क्योंकि मेन काम की अगर आपको लॉजिक ट्रिक्स एंड एलिमिनेशन की प्रैक्टिस करनी है ना, तो ये 7 साल के पेपर बहुत अच्छे हैं, ईजी हैं, बढ़िया कर सकते हो, 17 से लेकर 23 तक के पेपर, और मैंने खुद सॉल्व किए हैं। प्लेलिस्ट इसकी भी मैंने बना रखी है, ठीक है। चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट चेक करो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका भी, ठीक है। तो वहाँ से देख लेना, उसके लिए प्रैक्टिस करो आपकी कैसे हो सकते हैं, अपनी खुद की देखो, बहुत से लोग हैं अलग अलग जो लॉजिक्स के बेसिस पे करते हैं। तो सबसे पहले खुद के लिए ट्राई करो, फिर देखो दूसरों ने कैसे किया है। अगर आपको लग रहा है कि वो चीज़ आपके लिए भी काम कर रही है तो उसको इम्प्लीमेंट करो, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब देखो सबसे मेन चीज़ आ गई, एक चीज़ सॉरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई यार काफ़ी दिन से, ठीक है। रिस्क क्यों लेना है,
अब जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं मैं पढ़ के जाऊँगा भैया 40 मुझे आएंगे तो मैं 40 ही करके जाऊँगा, कट ऑफ गई है 75, मैं 80 नंबर आएंगे, मेरी कट ऑफ क्लियर है। ठीक है, अब मान लो तुम 40 पढ़ के गए, बहुत उड़ के तुमने साल भर पढ़ाई की, रटे हो 75, तुम्हारे 80 नंबर भी आ गए तुम, ठीक है 80 नंबर तुम सोच रहे हो आने के लिए, तो इसकी क्या गारंटी जो 40 करोगे वो श्योर शॉट सही है, राइट। क्योंकि अगर दो क्वेश्चन भी गलत हुए ना तो आप 75 के नीचे जा रहे हो, और क्या पता कट ऑफ इस बार 80 75 फिर से जाएगी, राइट। कट ऑफ इस बार क्या पता 85 जा सकती है, 80 ही जा सकती है, तो कुछ कह नहीं सकते हो, ठीक है। तो अब रिस्क क्यों लेना, अब इसके बारे में हम देखते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लो मुझे 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, 20 क्वेश्चन मैंने कर दिए, तो 40 क्वेश्चन से मैं करके आया, इस बार 40 नंबर मेरे आ गए मार्क्स, जो श्योर शॉट मुझे आते थे, ठीक है। मैं 80 क्वेश्चन छोड़ के आ गया, ठीक है, 80 क्वेश्चन मैं छोड़ के आ गया, ठीक है, तो मेरे क्वेश्चन कितने आ गए, 40 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। ऐसे ग्राफ बना लेता हूँ मैं, ठीक है। मैंने 20 क्वेश्चन किए उससे और 0 क्वेश्चन किए लॉजिक से, तो मेरे मार्क्स कितने आए, 40 मार्क्स आ गए, ठीक है। अब देखो अगर मैंने ये 20 क्वेश्चन करे हैं, ठीक है, और 80 क्वेश्चन मैंने लॉजिक से कर दिया, ठीक है, 80 क्वेश्चन मैं लॉजिक से कर रहा हूँ, ओके। अब 80 क्वेश्चन जो मैंने लॉजिक से करे हैं उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मैं ये प्रोबेबिलिटी लेकर के चल रहा हूँ कि मेरे 20 क्वेश्चन जो हैं सिर्फ सही हुए हैं, 60 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, ठीक है। अगर 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो 40 प्लस हो रहे हैं, 60 गलत हो रहे हैं, तो मतलब -40 हो रहे हैं, तब मैं 0 पे आ रहा हूँ, तब मैं फिर से 40 पे ही आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो, अगर आप मतलब सिर्फ 80 में से सिर्फ 20 क्वेश्चन हो रहे हैं ना, तो भी आपका नेट इफेक्ट हो रहा है, और 60 क्वेश्चन आपने गलत किए हैं तो भी आप 40 पे ही आ रहे हो, और आपको लगता है कि आपने अगर 80 क्वेश्चन मार्क किए हैं उसमें आपका लॉजिक या फिर आपका जो सिक्स सेंस बोल लो, मैं तो ज़्यादा प्रेफर ये करूँगा कि आपकी नॉलेज की बेसिस पे जो आपका सिक्स सेंस फॉर्म हुआ है वो इतना ज़्यादा गलत है कि आप 60 क्वेश्चन गलत करोगे, राइट। अगर आप ये 20 के ऊपर थोड़ा सा भी ऊपर जाते हो, राइट, अगर आप मान लो एक क्वेश्चन भी ऊपर जाते हो ना, तो आपका सीधे 2 नंबर प्लस में आ रहे हो। और ऐसे मान लो अगर आप ये क्वेश्चन मान लो, अब इस रेशियो को हम थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं, 50-50 पे लेके चलते हैं, ठीक है। मान लो आपने 20 यहाँ से करे और आपके 40 सही हुए, 40 गलत हुए, यहाँ पे मैं 20 सही हुए और 60 गलत हुए, ठीक है, ऐसा कर देता हूँ। मान लो 40 सही हुए हैं, 40 गलत हुए हैं, 20 आपके मान लो सही हुए थे, 40 मार्क्स उसके आ गए। अब फिर से 40 सही हुए हैं तो 80 प्लस होंगे, 40 गलत हुए हैं तो उसके -27 कर दो, कितने आ गए, 53 आ गए। तो 40 + 53 93 मार्क्स आ रहे हैं आपके, 50-50 पे मैं लेकर के चल रहा हूँ। और अगर आप पता है थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, और अगर आपने PYQ की है अच्छे से, बेसिक बुक्स आपने कवर की हैं, ठीक है, लॉजिक ट्रिक्स एंड एलिमिनेशन काम आता है, उसी के बेसिस पे ही पेपर निकलता है, सिंपल सी बात है यूपीएससी का। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं सिर्फ नॉलेज बेसिस पे निकल जाएगा, पढ़ लेना, 3-4 साल तैयारी कर लेना, जितनी बुक पढ़ी है सब पढ़ लेना, नहीं निकलेगा पेपर, ठीक है। लॉजिक ट्रिक्स एंड एलिमिनेशन थोड़े, जैसा नहीं कह रहा हूँ पूरा पेपर ही ट्रिक पे करके आओ, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको उसके ऊपर लेकर के जाते हैं, क्योंकि मेन आपकी लॉजिक ट्रिक एंड एलिमिनेशन क्या काम करती है, वो दिखाती है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना स्ट्रांग है पेपर के टाइम पे, कि आप उस टाइम पे उतने प्रेशर के टाइम पे कैसे आंसर ढूंढ के निकाल सकते हो उस क्वेश्चंस में से, ठीक है। तो वही चीज़ है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस आ गया आपके सामने, फिर भी आपको उसका आंसर निकालना है। आपने उसको आंसर निकालने के लिए क्या किया, आपने क्वेश्चन को पढ़ा, आपने आज तक उस टॉपिक को नहीं पढ़ा, सारी चीज़ नहीं करी, बस आपको आंसर लाना, आपने वो आंसर ले आया। तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ये दिखाता है ना कि आप उतने कम स्पैन ऑफ टाइम में कितनी जल्दी सोच लेते हो उन चीज़ों के बारे में प्रैक्टिकली। और हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिकली अप्रोच किया करो, कि सोच करके प्रैक्टिकल के साथ कि ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है। नॉलेज छोड़ दो कि वो तुमने पढ़ा है बुक में, नहीं, ये सोचा करो प्रैक्टिकल पॉसिबल है कि नहीं, कि जो चीज़ मैं जानता हूँ बस। अब मान लो अगर आपने 20 क्वेश्चन आपके जो बेसिक से थे, ठीक है, वो आपने कर लिए, आपके वहाँ से 40 मार्क्स आ गए। अब मैं मानता हूँ कि आपने कितने 50 सही किए हैं और 30 गलत किए हैं, ठीक है, 40 से 50 कर देता हूँ मैं। तो अगर आपने 50 सही करे हैं तो 100 मार्क्स इसके आ गए, 30 गलत किए तो 20 माइनस हो गए, 80 प्लस हो जाएंगे, तो सीधे सीधे आपके 120 मार्क्स हो जा रहे हैं। ये देखो 20 आपके उसके, 50 सही 30 गलत, मार्क्स कितने आ गए, 120। तो देख रहे हो यहाँ पे। और अगर आपके ये 55 और 35 का रेशियो हो जाए ना, तो देख लो आपके लगभग 100 के करीब मार्क्स आ जाएंगे क्या। तो आपको इतनी प्रैक्टिस करो कि 20 के क्वेश्चन यार, तो देखो मुझे सीधे सीधे आ जाएंगे। ये 20 क्वेश्चन आपके कहाँ से हो जाएंगे, जो NCERT आप पढ़ के जा रहे हो, लक्ष्मीकांत से मोस्टली 5 से 6 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। इन्वायरमेंट के बेसिक से क्वेश्चन आ जाते हैं, 3-4 क्वेश्चन वहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद देखो
इकोनॉमिक्स के भी यार बेसिकली 5-6 क्वेश्चन अगर आपने बेसिक इकोनॉमिक्स कर ली ना, एनसीईआरटी के सारे वो चीज़ें कर लिए, तो वहाँ से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे ही आप अपनी वो चीज़ें करो कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग है। जैसे मेरा इकोनॉमिक्स ठीक है, मैं कॉमर्स से था तो इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ी हुई है, तो इकोनॉमिक्स में मैं उतना जोड़ नहीं डालता क्योंकि टर्म्स मुझे पता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट, इन्फ्लेशन का क्या होगा, मनी सप्लाई क्या है, ये सारी चीज़ें मुझे पता है, तो मैं उतना फोकस नहीं करता क्योंकि मुझे पता है कि वो सॉल्वेबल क्वेश्चन होते हैं, वो मैं कर लूँगा, राइट। अब मुझे लगता है कि पॉलिटी क्या है, पॉलिटी के जो क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से अगर आते हैं वो मुझे लगता है मैं कर लूँगा, तो मैं उसको भी ध्यान नहीं देता हूँ उतना। हिस्ट्री के क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कुछ कुछ बेसिक्स हैं जो आप कर लोगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो पढ़े ही नहीं होते, वो कोई नहीं कर पाता, ये जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है वही कर पाते हैं, राइट। तो मोस्टली क्वेश्चन आप किस पे ध्यान दो कि ये 20 क्वेश्चन तो वैसे देखो सब लोग करके जाएंगे, आपको क्या करना है मोस्टली 80 पे ध्यान देना है। ये जो 80 वाला है ना, इस पे आप अपना परसेंटेज कैसे इंक्रीज़ करो कि आपका वो हो जाए, ठीक है। अब थिंग्स टू रिमेंबर, बेसिक थिंग्स ऑफ रिमेंबर क्या है, आपने अगर ये सारी चीज़ भी कर ली ना, बेसिक बुक्स पढ़ ली, लॉजिक, ट्रिक्स, एलिमिनेशन, रिस्क कर लिया, ये सारी चीज़ें, इसमें एक टॉपिक रहेगा एग्जाम हॉल, तो इसी के साथ डिस्कस कर देता हूँ। इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। मेरे पता है मेरे ऐसे भी दोस्त रहे हैं, मतलब साथ में मैं जिनको देखता हूँ, जिनके मतलब यहाँ पे कोचिंग्स में आते थे 115 130 मार्क्स, राइट, इसमें ऐसे मॉक टेस्ट वगैरह में, और उसमें जीएस में फेल है वो। जीएस में उनके क्या नाम है, किसी के 70 हैं, किसी के 65 रह गए हैं, राइट, किसी के तो 51 ही आए हैं। तो मोस्टली क्या है ना, अब उनके लिए क्या हो गया कि उनका एक चीज़ एब्सेंट हो गया था, प्रेजेंस ऑफ माइंड। उन्होंने जैसे पेपर देखा, उनको लगा वो सब कुछ आता है, ऐसा उनका फ़ोन भी आया था, GS1 का जैसे पेपर हुआ, उनका फ़ोन भी आया कि मेरा तो पेपर बहुत अच्छा गया है, 97 अटैम्प्ट करके आया, फिर भी वो आए, उनके गलत थे सारे क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन उनके गलत थे, मार्क्स गलत थे। तो क्यों गलत थे, प्रेजेंस ऑफ माइंड, उन्होंने उन चीज़ को लॉजिकली सोचा ही नहीं। उसके बाद फिर आके जब हमारे साथ डिस्कशन हुआ तो कह रहे हैं ओ यार मैंने तो ये सोचा नहीं, इस पर ध्यान ही नहीं गया मेरा, ये नहीं हुआ, मैं तो उसको ये, कुछ लोगों ने क्या हुआ, ऑप्शन ही इतनी जल्दी में थे कि ऑप्शन ही अच्छे से नहीं पढ़े, राइट। तो ये सारी चीज़ें, अब जैसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं उसमें लिखा होता है नॉट करेक्ट, लोग उसको भी करेक्ट वाला सोच के आ जाते हैं, उसमें भी मार्क करके चले आते हैं, राइट। तो ये चीज़ें हो गई। तो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है कॉन्फिडेंस। यार देखो तुमने जितना पढ़ा है ना, 1 साल मेहनत की है ना अच्छे से, 1 साल हो, 2 साल, 3 साल, जितनी भी मेहनत की है, तुम्हें खुद पे भरोसा है ना, अगर तुम्हें ये लगता है कि ये यूपीएससी का एग्ज़ाम तुम्हारे लिए बना है, तुम इसको निकाल सकते हो, तुम्हें खुद से अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ मैं ये एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ, यार ये तो मतलब मेरे लिए ही बना है, तो फिर निकाल लोगे, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तब एग्ज़ाम में बने भी रहो। कॉन्फिडेंस नहीं है, पेपर में जाओगे, क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, फिर सोचोगे डाउट आ रहा है, ये चीज़ हो रही है, तो सीधे गलत होगा। मेरे साथ देखो मोस्टली क्या होता है ना, मैं तुम्हें खुद जो बता रहा हूँ कि अगर मैंने जैसे कोई क्वेश्चन है, मैंने उसको पढ़ा, फिर उसके बारे में अगर मैं थोड़ा भी ज़्यादा सोचने लगा ना, तो क्या होता है, जैसे मुझे 2 ऑप्शन है, ए और डी। सबसे पहले मैंने सोचा एग्जाम में देखते ही मेरे मन में आ गया सीधे ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए क्या कि, लेकिन थोड़ी देर मैंने पढ़ा, उसके बारे में सोचा तो मुझे लग रहा है ऑप्शन डी भी हो सकता है, राइट। ये सबके साथ ही होता होगा आई थिंक। लेकिन मोस्टली ओकेजन फिर क्या होता है, जब मैं आंसर चेक करता हूँ तो उसमें क्या होता है, आंसर ए ही होता है, राइट, जो सबसे पहले दिमाग में आता है। तो इस चीज़ पे मैंने काम किया थोड़ा, और ये चीज़ मैंने नोटिस की जो सबसे पहले, इसीलिए अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक गो में अपना पूरा पेपर सॉल्व करता हूँ, राइट। आपकी मर्ज़ी, आप कितने में करो आपके हिसाब से, तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग में देखो कि आपके हिसाब से क्या चीज़ सही बैठ रही है, ठीक है। तो उस चीज़ को लेके सॉल्व करो। और उसके लिए कोचिंग की मॉक टेस्ट वगैरह के लिए उस पर मत जाओ यार। देखो कोचिंग के मॉक टेस्ट मैंने आज तक नहीं दिया, मैंने अपना पहला अटैम्प्ट दिया था, एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया, दूसरा दिया उसमें भी एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया है मैंने, ठीक है ना। मैंने कुछ ऐसा कोचिंग का मटेरियल वगैरह लिया ना मैं पढ़ा, क्योंकि मैं कोचिंग की चीज़ों पर बिलीव ही नहीं करता हूँ। मेरा मानना है कि हर चीज़ के लिए 0 to 1 जाओ। जिस चीज़ के लिए आप 0 से 1 पे जाओगे ना, तो आपको ये पता होगा वो चीज़ फ्रेम कैसे हुई। आपको करंट अफेयर पढ़ना है, खुद से करंट अफेयर बनाओ भाई, ठीक है। आपको नोट्स चाहिए, खुद की नोट्स बनाओ, ठीक है। नहीं बना पा रहे हो तो दूसरे से लेके लिए उस प्रोसेस के थ्रू जाओ। जब तक आप 0 to 1 नहीं जाओगे ना, तो आपको पता नहीं होगा उसके बेसिक्स क्या हैं। और यूपीएससी यही चीज़ तो आपसे चाहती है। जो लोग बेसिक मिस कर रहे हैं ना, जैसे आप कोचिंग में जाते हो, कोचिंग में टीचर ने आपको पूरा पढ़ा दिया, फिर आप उसको नोट्स रट लेते हो, लेकिन आपने फिर बेसिक पे रहा ही नहीं ना। ये तो आप वो कंज्यूम कर रहे हो जो टीचर ने आपको पढ़ाया ये चीज़। इसमें आपका जो एनालिसिस था ना पूरा, वो तो गायब ही है ना। आपका एक टीचर था, मान लो वो लेफ्टिस्ट था, उसने आपको लेफ्ट पर्सपेक्टिव से पूरी हिस्ट्री पढ़ा दी, ठीक है। आपने हिस्ट्री पढ़ ली, अब कोई आपने उस चीज़ से उसको नोट्स बना के रट भी लिए पूरे। एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है राइट विंग की तरफ से या फिर एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से, लेकिन उसमें जो आप आंसर लगाओगे तो लेफ्ट पर्सपेक्टिव का लगाओगे ना, क्योंकि आपने पूरी हिस्ट्री लेफ्ट पर्सपेक्टिव से पढ़ी है। वैसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मेन चीज़ यही है कि आपका खुद का एक एनालिसिस होना चाहिए, सोचने का तरीका। और सोचने का तरीका कैसे डेवलप होगा, वो मैं ये बोलूँगा यार, PYQ करो, PYQ करते रहो, जितना हो टाइम दो,
एक टाइम के बाद बढ़िया हो जाएगा। बाकी मैं अभी एक सोच रहा हूँ और टारगेट 24 करके बैच चालू करने के लिए। इसके पहले मैंने अभी एक मेंटरशिप बैच चालू की थी, तो उसमें 15 लोग ही थे हम। तो हमने आपस में रोज़ हमने PYQ डिस्कशन किया था, काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी लोगों के रिस्पॉन्स भी अच्छे थे। अभी भी काफ़ी लोग के मैसेज आ रहे थे मुझे उसको रिवाइव करने का। मेरे पास टाइम नहीं था यार थोड़ा, और अभी मैं फिर से बिज़ी चल रहा हूँ और तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी। तो अभी मैं सोच रहा हूँ, अभी 1 महीने का टाइम है, प्रीलिम्स को 1 महीना 1.5 महीने का टाइम है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक टारगेट 24 करेगा, फिर से 10 या 15 दिन का, जिसमें सिर्फ 24 ही होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपस में हम एक तरीके से ग्रुप स्टडी तुम बोल सकते हो कि जहाँ पे PYQ के पूरे सॉल्व होंगे, और PYQ में किस तरीके से मार्क्स इंक्रीज़ करते हैं और लॉजिकल बेसिस पे किस तरीके से सॉल्व करना, एक पर्सनल टच होता है ना। आप जैसे तुम लाख वीडियो देख लो, मेरी देख लो, किसी की भी देख लो, या फिर उसकी देखोगे, एग्ज़ाम थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, लेकिन दिमाग से निकल जाए। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो मुझसे पूछ नहीं पाओगे उस टाइम डायरेक्टली, राइट। तो वो चीज़ें, काफ़ी चीज़ें मिसिंग होती है। एक पर्सनल टच मिसिंग होता है कि अब कोई सामने आपको बैठा के समझाया, या फिर लाइव आप उससे पूछ रहे हो, वो चीज़ कर रहे हो। बाकी तो उन चीज़ों में थोड़ा डाउट होता है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इसमें मिस होती हैं। तो वो चीज़ के लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक बैच टारगेट 24, जिसमें 24 स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, मिलके ये प्रीलिम्स के पहले अगर कर दें, जिसमें 10 से 12 साल के पेपर पूरे सॉल्व कर दें और PYQ के नोट्स पूरे अच्छे से रिवाइज हो जाएं, और IR की कुछ बेसिक चीज़ें हैं उस पर काम कर लें, तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए देखता हूँ मैं ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप घर से UPSC, ठीक है। इस पर मैं बता दूंगा सारी चीज़ें, अपडेट कर दूंगा उस ग्रुप के बारे में, ओके। और बाकी चीज़ें मैंने बता दी है। बाकी यार तुमने पढ़ाई की है, साल भर मेहनत की है, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो खुद पे, एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ सोचो मत, सब चीज़ बढ़िया है तुम्हारी ठीक है। बाकी जो होगा टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे मैसेज कर देना। बाकी PYQ नोट्स का जो लोग पूछ रहे थे यार, देखो बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि सर मुझे PYQ नोट्स सर अवेलेबल कर दीजिए, मतलब फ्री में, या फिर ऐसा। देखो बहुत सारे लोगों के ऐसे फ्री के लिए नोट्स मैसेज आते हैं। तो देखो मेरे पास जो नोट्स हैं वो पेड नोट्स हैं PYQ के लिए, ठीक है। 6 PDF हैं, उसमें अलग सब्जेक्ट वाइज हैं। 10 साल के पेपर, 10 नहीं 10 से ज़्यादा ही हैं, 10 तो मिनिमम है। बाकी उसमें किसी में 12 के भी हैं, किसी में 15 साल के भी पेपर हैं। तो ऐसा है कि टॉपिक वाइज पूरी नोट्स हैं वो डिटेल, ठीक है, PYQ के बना रखी है। और मेन चीज़ क्या है ना, देखो वो जो नोट्स हैं यार, मैंने अकेले नहीं बनाई है, 3-4 लोगों ने मिलकर बनाई है, क्योंकि बहुत कम टाइम में हमने वो नोट्स बनाई हैं, तो 3-4 लोगों को मिलकर बनानी पड़ी। और लोगों ने यार अपना टाइम दिया है, तो इसलिए उतना अच्छा नहीं लगता ना कि अकेले मैं उस किसी को फिर ऐसा फ्रीली प्रोवाइड कर दूँ। बाकी देखो जितनी मेरी तरफ से गाइडेंस होती है वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड करता हूँ, जितना मैं कर सकता हूँ वो मैं कर देता हूँ। लेकिन अब और लोगों की मेहनत लगी है, तो उसके लिए फिर मॉनिटरी टर्म्स, और ऐसा नहीं है कि हम बहुत हाई ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं, वही चार्ज करते हैं जो हमारा बेसिक हो। क्योंकि सारे ही स्टूडेंट्स यार अभी मोस्टली अगर जॉब नहीं लगी किसी की, तो मोस्टली लोग लिविंग के लिए करते हैं, ठीक है। तो एक मिनिमल प्राइस ही होती है जो हमने उसमें रखी हुई है। तो अगर आपको नोट सब्सक्राइब करनी है तो टेलीग्राम चैनल पे दी हुई है, तो वहाँ से आप ले सकते हो। CDS 2023, CDS 2024 के जो वो थे नोट्स, वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। 24 वाली नोट्स देख लेना और 23 की भी देख लेना। इनसे 3 से 4 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि UPSC में आएंगे, ठीक है। तो ये नोट्स मैंने अपलोड की हुई हैं, इसको आप पढ़ लेना। तो इस नोट से भी, क्योंकि CDS का जो पेपर हुआ है ना 2024 का, इसको आप सॉल्व करो। अगर आप चाहते हो ना UPSC 2024 का पेपर कैसा होगा प्रीलिम्स का, आपको थोड़ा आइडिया लगाना है कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या मैं पेपर सॉल्व कर पाऊंगा कि नहीं, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, CDS 2024 का पेपर सॉल्व करो। अपने आप आपको पता लग जाएगा कितने पानी में हो, कितने ऊपर हो, कितने नीचे हो, हर चीज़, ठीक है। उस पेपर को एक बार सॉल्व कर लो, और सारे मत करो, सिर्फ GS के क्वेश्चन कर लो। जो GS के क्वेश्चन है, जो वहाँ पे बहुत सारे साइंस वाले आए हुए हैं ना, साइंस वाले छोड़ देना। बाकी GS के जितने क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लो, उससे एक आइडिया लग जाएगा। बाकी कमेंट सेक्शन में बता देना यार, कुछ और बताना हो मुझे, जो इंपॉर्टेंट लगा चीज़ें वो मैंने बता दी। और किसी को कुछ पूछना हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर देना। चलो ठीक है, बाय।